शुरुआत करते हैं इस लीडरशिप फनल की। और जैसा कि आप लोगों को मेरे ख्याल से अंदाजा हो भी चुका होगा आपके सीनियर्स के थ्रू, सभी लोगों के थ्रू, हमारे जो कोऑर्डिनेशन स्टाफ है रश्मेश जी, उनके थ्रू भी पता चल चुका होगा कि ये मीटिंग बेसिकली ये एक चेन ऑफ ट्रेनिंग चलेगी जिसको हमने लीडरशिप फनल बोला है। और इस लीडरशिप फनल के 15 सेशन होने थे, जिसमें से पहला सेशन आज है। और इसमें पहले 8 सेशन फिजिकल होने थे, 7 सेशन ऑनलाइन होने थे, अब उल्टा हो गया है। 7 सेशन इसमें अब फिजिकल होने हैं और 8 सेशन इसमें जूम पे होने हैं, जिसमें से पहला सेशन आज हम लोग कर रहे हैं। तो इन सेशंस में हमारा एक लक्ष्य रहेगा। वो लक्ष्य है कि इन 15 सेशंस के थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ ना केवल कोऑर्डिनेट करेंगे, बल्कि अपनी सारी इस जर्नी को जो आज से शुरू हो रही है, इसको बहुत क्लोज मॉनिटर करेंगे, वॉच करेंगे, सुपरवाइज करेंगे और इसे कंट्रोल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेने की कोशिश करेंगे। जितना भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इसे कंट्रोल में ले सकें। ये जर्नी क्या है? ये जर्नी है जहां कहीं भी हम खड़े हैं आज की डेट में, वहां से हम कहां पहुंचना चाहते हैं अगले लगभग 7.5 मंथ्स में। इसका जो लास्ट पड़ाव होगा 7 मंथ ही मान लीजिए, 7 मंथ में जनवरी है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 7 महीने के अंदर अंदर हम कहां अपने आप को देख रहे हैं, वो एक लक्ष्य हमें बनाने हैं। आज इस मीटिंग में बहुत सारा सब कुछ नहीं होगा, एक खाका खींचने की मैं कोशिश करूंगा कि हमें किन किन पहलुओं पे इन 7 महीने में काम करना है, ठीक है। और उन बेसिक पहलुओं को हम हर सेशन में रिपीट करेंगे, हर सेशन में रिपीट करेंगे। कुछ एक दो चीजें हो सकता है कि मैं ऐड करूं इन सेशंस के माध्यम से। हम लोग, जैसे मैं बात कर रहा था कि हम लोग कहीं एक लक्ष्य बनाएंगे 7 महीने का कि आज जहां है हमारा जो बिजनेस है, और बिजनेस ही नहीं खाली बिजनेस, देखिए इस बिजनेस की दुनिया में हम लोग वहां पहुंचते हैं जहां पहुंचने के हम लायक होते हैं, हम डिजर्व करते हैं। जो काबिलियत है हमारी, जो स्किल है, जितनी मेहनत हम करते हैं, जिस काबिलियत के साथ करते हैं, वहां पहुंचते हैं। कभी कभी बिना मेहनत और बिना काबिलियत के भी इंसान कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। आप यकीन मानिए, आज भी हमारी लीडरशिप में अगर किसी ने बिना काबिलियत और बिना मेहनत के कुछ हासिल कर लिया है, तो यकीन मानिए बहुत कम समय में वो चीज ऊपर नीचे हो जाएगी। अगर काबिलियत कम है तो आप डाउनफॉल महसूस करोगे, और काबिलियत ज्यादा है, मिला कम है, तो आप आने वाले समय में ग्रोथ महसूस करोगे। तो दोनों को हमें बैलेंस करना है। अगर हमारी उपलब्धि ज्यादा है तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी काबिलियत को जल्दी से जल्दी उस उपलब्धि के बराबर करें और उससे आगे की जर्नी हम जारी रखें। और अगर काबिलियत हमारी ज्यादा है और रिजल्ट कम है, तो कहीं ना कहीं हमें शायद अपने कुछ और गुणों को, जिनको मैं आज लिखा हूं, आप लोगों के लिए नोट्स बनाया हूं और आपको शेयर करूंगा। और आप सबसे भी मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, हर मीटिंग में मेरी होती है कि किसी भी मीटिंग और ट्रेनिंग का फायदा तब है जब उसे या तो रिकॉर्ड किया जाए या उसके नोट्स बनाए जाए। और रिकॉर्ड करके उसे रखा ना जाए, बल्कि रिकॉर्ड भी शायद उसे इसलिए किया जाए कि जिससे कि उसको तसल्ली से हम बार बार सुनने के बाद उसके नोट्स बना सकें। किसी भी किताब को पढ़ने का फायदा, किसी ऑडियो को सुनने का फायदा, किसी वीडियो को देखने का फायदा, या किसी लाइव ट्रेनिंग को अटेंड करने का फायदा तभी होता है जब उस सेशन के नोट्स बनाए जाए। तो अभी भी समय है। अगर आपके आसपास कर आपके कागज पेन नहीं है तो मैं चाहूंगा सब लोग कागज पेन लेके बैठे। हमेशा से मेरी रिकमेंडेशन रहती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों ने डायरी पेन अपने निकाल लिए होंगे। और जो आपको उचित लगता है, वैसे तो मेरे अपने अनुभवों के आधार पे, जो मेरे कुछ सेल्स के पिछले 25-30 साल के अनुभव हैं, उनके आधार पे जो भी कुछ आज मैं शेयर करूंगा अगले 1 घंटे में, उनमें से हर स्टेप यकीन मानिए मेरी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट है, बेस्ट ऑफ आउट ऑफ बेस्ट। तो वो कोई भी पॉइंट अवॉइड करने वाला है ही नहीं। इसका मतलब आपको मेरे हर पॉइंट को नोट्स बनाना चाहिए, उसे कंसीडर करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि क्या जो रिकमेंडेशन दी जा रही है उस रिकमेंडेशन पे हम खरे उतर रहे हैं, या हमें उसमें कुछ अपने चरित्र में, अपनी आदतों में, अपने काम में, अपने काम के तरीके में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और जरूरत है तो उसको अप्लाई किया जाए।
तो हम बात करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज 3 विषयों पे मेन बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है 3 पावर आपको याद रखनी है, 3 शक्तियां आपको याद रखनी है, 3 पावर्स। ठीक है, तो सबसे पहला विषय है रिमेंबर 3 पावर्स। और ये 3 ताकतें एज ए बिजनेसमैन आप में से हर व्यक्ति को अगर है तो उन्हें मेंटेन करना है और उन्हें बढ़ाना है, और अगर नहीं है तो उन्हें हासिल करना है। जिस भी तरीके से आप हासिल कर पाओ, जिस भी तरीके से उन ताकत को एक्वायर कर पाओ। ठीक है, उनमें से सबसे पहले 3 पावर्स। ठीक है, सबसे पहली पावर है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की पावर, ये वो पावर है जो हमें और एनिमल्स को डिफरेंशिएट करती है। हमारे अंदर इंसान के तौर पे जानवर से क्या अलग है, तो वो अलग है कल्पना शक्ति। जानवर शायद कल्पना नहीं कर पाता है कि आने वाले समय में वो क्या हासिल कर सकता है, वो क्या करना चाहता है। अधिकतर जानवरों को केवल वर्तमान या बीता हुआ समय, वो भी सेंसिटिव होते हैं। जानवर में भी दर्द होता है, जानवर को भी खुशी होती है, यानी सेंसेशन कुदरत ने उनको भी दी है। लेकिन एक सेंसेशन शायद उनसे अछूती है, वो सेंसेशन क्या है कि हम भविष्य की कल्पनाओं से भी अभिभूत हो जाते हैं। भविष्य की बातों से भी, भविष्य के प्लानिंग से भी हमें मोटिवेशन मिल जाता है, जैसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं कि जो भी कुछ हासिल करना चाहते हो, अपने भविष्य में जो कुछ पाना चाहते हो, ठीक है ना, वो चाहे कोई पदार्थ हो, गाड़ी हो, मकान हो, कोई हैसियत पाना चाहते हो, किसी तरह की कोई अपने आप को हस्ती बनाना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में कोई भी चाहत अगर आपकी है, तो उस चाहत को विजुअलाइज करना, मन की आंखों से, हमारे शरीर की आंखों से उसे देखना नहीं, बल्कि बंद आंखों से भी उसे महसूस करना, अपने अंतर मन से उस चीज को महसूस करना, जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ये एक ऐसी ताकत है जो बिजनेसमैन को नॉर्मल आदमी से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी तक लेके जाती है, पर्सनालिटी तक लेके जाती है। जितने भी आज तक व्यापार के क्षेत्रों में इतिहास लिखे गए हैं, वो केवल विजनरी लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। विजनरी कौन? विजनरी लोग, जिनमें ये ताकत थी, जो विजुअलाइज कर सकते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो वर्तमान में क्या थे, जैसे चाहे धीरूभाई अंबानी हो, या सुब्रतो राय के संघर्ष गाथा हो, या और दुनिया भर के ऐसे बिजनेसमैन या ऐसे कलाकार या ऐसे खिलाड़ी जो उस वक्त में जब उन्होंने संघर्ष शुरू किया अपना, तो उस वक्त में वो एवरेज इंसान थे, बट उनके अंदर एक विजुअलाइजेशन पावर थी। वो अपने आप को वहां नहीं देख रहे थे जहां वो उस वक्त थे जब वो अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे, बल्कि वो वहां देख रहे थे जहां वो पहुंचना चाहते थे। ठीक है ना, तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, इसको आपको अगर आपके अंदर है तो इसे मेंटेन रखना है और रोज इस्तेमाल करना है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जो हासिल करना चाहते हो उसको अपने अंतरिम समय में, बहुत जो एकांत समय आपका होता है, उस एकांत समय में अपने लक्ष्यों को, अपनी जो चाहते हैं उनको विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस बनाए रखो। इसे हम एक तरीके से बिजनेस का मेडिटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, अगर बिजनेस में बहुत ऊंचा जाना चाहते हो तो बिजनेस के मेडिटेशन क्या है? आपके विजुअलाइजेशन, आपके गोल्स के प्रति, आपके ड्रीम्स के प्रति आपके विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस, वो मेडिटेशन का काम करेंगे। तो पहला पावर हुई पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दूसरी पावर है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी लगातार किसी काम को होना, कंसिस्टेंसी कहलाता है। अब कंसिस्टेंसी एक ताकत कैसे हो सकती है? बड़ा पुराना एक मुझे एक कोट याद आता है, सेल्स की दुनिया में ही मैंने सुना था, आप सब ने भी सुन रखा होगा। अब वो कोट क्या है कि लगातार एक जगह से एक जगह पे पानी की बूंद भी गिरे तो कुछ समय बाद वो पानी की बूंद पत्थर में भी सुराख कर देती है। एंड दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कि एक दिशा में, एक ही रास्ते से, एक ही तरफ किए गए छोटे छोटे वार भी, छोटे छोटे प्रयास भी आपको असीमित क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंसी नहीं दे पाते, लगातार प्रयास करने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, बैकफुट पे आ जाते हैं।
तो दूसरी सबसे बड़ी ताकत है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। लगातार अपने लक्ष्य की तरफ संघर्ष में लगे रहो। कब तक? जब तक हासिल ना हो जाए। कितनी बार फेल होना पड़ेगा कुछ पता नहीं, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार, कितनी भी बार फेल होना पड़े, कितनी भी बार मुंह की खानी पड़े, कितनी भी बार वादे करके ना निभा पाए, शर्मिंदगी तो होनी चाहिए, प्रायश्चित तो करने के लिए तैयार होना है, लेकिन हार नहीं माननी। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और ये गुण जिस व्यक्ति के अंदर होता है वही अपने आज को अपने कल में परिवर्तन कर सकता है, जो वो चाहता है वहां पहुंच सकता है। तो दूसरी पावर है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तीसरी ताकत है, बहुत खूबसूरत ताकत है, वो ताकत है पावर ऑफ एनालिसिस, यानी आकलन करने की ताकत। ये ताकत भी विशेष ऐसी ताकत है जो शायद इंसान के पास ही है, जानवरों के पास नहीं है। जानवरों के पास शारीरिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति भी है। आपने देखा होगा चिंपैंजी या जो मंकी ब्रीड होती है बहुत स्मार्ट होती है, कभी कभी इंसान से भी ज्यादा अक्लमंदी भरे स्टेप ले लेते हैं। लॉयंस को, टाइगर को आपने डिस्कवरी पे देखा होगा किस अच्छी तरीके से वो घात लगा के प्लान करके अपना शिकार करते हैं। ये सब पावर तो इंसान के पास भी है, जानवर के पास भी है। लेकिन एक पावर, पहली पावर क्या थी कि पावर उनकी जो कम थी वो विजुअलाइजेशन की थी, और दूसरी जानवर के अंदर जो पावर कम होती है वो होती है एनालिसिस की, कि उसने जो काम किया होता है, जो वो कर रहा होता है और जो उसे करना चाहिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, इनके बीच का भेद उतनी अच्छी तरीके से वो नहीं जान पाता। तो जो थर्ड सबसे अच्छी पावर है हमें मेंटेन करनी चाहिए, अगर नहीं है तो हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, गुण पैदा करना चाहिए, जिससे हम इस पावर का भी दोहन कर सके, इस पावर को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। और ये पावर है पावर ऑफ एनालिसिस। अपने आप को स्व आकलन, सेल्फ एनालिसिस, अपने बिजनेस का एनालिसिस कर सकें, आकलन कर सकें। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसको डिटेल में, लेकिन अभी ये 3 पावर आपको याद रखनी। अब अगला स्टेप है जिसपे हम आज बात करेंगे, वो स्टेप है 4 स्टेप्स टू अचीव योर ड्रीम्स। यहाँ पे सब लोग हाथ खड़े करिएगा अगर मेरी बात का जवाब आपका हाँ है। अभी सुन तो लीजिए। तो मेरा सवाल यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सच में दिल पे हाथ रख के ये कहिएगा, हाथ खड़े करिएगा अगर एग्री करें कि क्या सच में मैं तो हूं, मैं पहला व्यक्ति हूं आप सब में, ठीक है ना, यहाँ जितने भी 28, 30, 38 लोग जो भी हैं, ठीक है ना, इनमें मैं पहला व्यक्ति हूं अपनी सवाल का हाँ करने वाला। क्या यहाँ सारे के सारे अटेंडी जितने भी लोग आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सेशन में, इस पैनल में, सबके सब अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं? एवरीबॉडी? यस। तो अगर लक्ष्यों को पूरा करना है तो आज 4 स्टेप में सक्सेसफुल होने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा। ये पहले भी बताए गए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी चीजें जब से हम पैदा होते हैं और जब तक इस दुनिया में रहते हैं, बार बार आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी, सुनानी पड़ेंगी और उन्हें व्यवहार में लाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये हमारा सौभाग्य होता है कि हमें अच्छी बातें और अच्छी चीजें बार बार सुनने को मिले, ना कि खराब बातें सुनने को मिले। ठीक है, तो कभी इस बात से ऐतराज ना करिए, ये तो मैं जानता हूं, ये तो मुझे सुन रखा है, कुछ नया बताओ। नए में कुछ नहीं रखा है, पुरानी अच्छी चीजों को प्रैक्टिस करने से, उनका रिहर्सल करने से ही आप कलाकार बनते हैं, आप ऊंचाइयां हासिल करते हैं। तो कुछ पुरानी चीजें मैं आपसे यहाँ पे बोलूंगा, 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है लर्निंग। क्या है पहला स्टेप? लर्निंग। अगर आप आज जहां भी हैं वहां से आगे जाना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको लर्न करने की आदत डालनी होगी। क्या आदत डालनी है? लर्निंग हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। हम कहीं भी पहुंच जाएं, हम कितना भी कमा लें, क्या ये सच नहीं है कि हमसे आगे भी दुनिया है, हमसे बड़े अचीवर हैं, हमसे ज्यादा समृद्धशाली लोग हैं, हमसे ज्यादा सम्मान पाने वाले लोग हैं? तो हमें कोई ईगो, कोई हमारा एरोगेंस, कोई हमारा ऐसा फीलिंग हमारे चरित्र में ना आ जाए कि अरे मैं तो आज इतना बड़ा पैसा कमाता हूं, इतने बड़े ओहदे पे हूं, मेरा रैंक
ZM हो चुका है या AGM हो चुका है या GM हो चुका है, मैं तो अब असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर बन ही जाऊंगा, सो व्हाट। बन जाओगे तो आपसे बड़े डायरेक्टर बन के बैठे होंगे कुछ लोग दुनिया में। तो सीखने की कोई ना उम्र है और ना कोई लिमिट है। आपको सीखने की प्रक्रिया में हमेशा, जब तक भगवान ने आपको जीवन दे रखा है, मेरी रिकमेंडेशन है कि अपने सीखने की प्रक्रिया को ना रुकने दें, लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहें। तो पहला स्टेप क्या है? रेडी टू लर्न। एंड रेडी टू लर्न, इसका कोई, जैसे मैंने कहा, एज नहीं होती, कोई इसका पीरियड नहीं होता, कोई इसका स्कूल नहीं होता। ये लर्निंग हमारे माँ बाप से शुरू होती है और कब्र तक जाने तक हर समय चलती रहे, चलती रहे, जिस भी चीज से सीख सके। लर्निंग कितने सोर्सेस से सीखी जा सकती है? मूलतः मेरे ख्याल से 3 तरीके से लर्न किया जा सकता है। कुछ पढ़ के सीखा जा सकता है, जैसे कुछ अच्छी किताबें, कुछ अच्छे लेख, ठीक है ना, पढ़ के सीखा जा सकता है। कुछ सुन के सीखा जा सकता है, बाय लिसनिंग, ठीक है ना, जैसे कुछ अच्छे ऑडियो, राइट, सुन के किया जा सकता है, या किसी का सेशन लाइव, ठीक है, लाइव या रिकॉर्डेड, दोनों फॉर्मेट में। तो पढ़ के, सुन के या देख के। जैसे आज आप में से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, ठीक है, और इसको अगर रिकॉर्ड कर लेंगे तो इसे बाद में भी सुना और देखा जा सकता है, ठीक है। तो पहला क्या है? रीडिंग के माध्यम से कुछ अच्छा रोज हमें लर्न करना है। माध्यम आप चुनो, मैं नहीं कहता आप किताब पढ़ो, आपको किताब पढ़ने में बोरियत लगती है, कुछ अच्छी ऑडियोज लो, ठीक है, यूट्यूब से लो, बहुत सारे ऑडियो आज की डेट में ऐप आते हैं, ठीक है ना, फ्री ऐप भी है और कुछ पेड ऐप भी है। तो आपके सीनियर्स आपको रिकमेंड करेंगे, कुछ ऑडियो एप्स आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर। आप अकेले हो, कहीं बैठे हो, वेटिंग में हो या ड्राइविंग पे हो, कभी भी दिन में आधा से 1 घंटा लर्निंग के लिए जरूर दीजिए। कितना? ज्यादा नहीं, मैं नहीं कह रहा आपसे 10 घंटा आप लर्न करने में लगा दो। आप आधा से 1 घंटा रोज अपने आप को कुछ देने में लगाओ, ठीक है ना, लेने में लगाओ, कहीं से कुछ सीखने में लगाओ, चाहे कुछ पढ़ो या सुनो या देखो, कुछ भी करो, ठीक है। तो पहला स्टेप है हमारा, 4 स्टेप्स में से हमें लर्न करना है। दूसरा स्टेप है रिटिन प्लानिंग। जिंदगी में वो लोग जो अपने लक्ष्यों को, अपने कामों को लिखते हैं और उन्हें प्लान करते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग स्टेप ना देके एक स्टेप नाम दिया, रिटिन प्लानिंग। प्लानिंग भी कौन सी? प्लानिंग वो नहीं जो हम और आप बैठ के करते हैं, प्लानिंग वो जो आप अकेले में करें, अपनी डायरी और पेन उठा के करें, अपने लिए करें, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या क्या आपको काम करना चाहिए, क्या आपने किया है, क्या आप आज कर रहे हैं। 3 सवाल करो हमेशा। क्या सवाल करो? पहला, व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया है आज तक। दूसरा सवाल, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं आज वर्तमान में। और तीसरा सवाल आखिरी, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। इन 3 सवालों के जवाब में आपकी पूरी प्लानिंग धीरे धीरे करके आपके सामने आपका दिमाग बनाता चला जाएगा, ठीक है ना। आपने क्या किया है, क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए, इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने शुरू करो तो आपको अपने आप अंदाजा होता चला जाएगा कि कहाँ क्या कमी हुई है, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैंने गलत कर लिया, कौन सा डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए था, कौन सा डिसीजन लेने से मैं चूक गया, और कौन से अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स मुझे करने चाहिए जो मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाए। तो दूसरी जो स्टेप है वो क्या है? रिटेन प्लानिंग। और ये रिटेन प्लानिंग 6 स्टेप्स में आप कर सकते हो, ये भी आप राइट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। 6 स्टेप्स में रिटेन प्लानिंग करनी है। हमें किस किस चीज की प्लानिंग करनी है? और जैसे मैंने कहा कि पहला स्टेप क्या था? लर्निंग। इसके लिए आधा से 1 घंटा, कम से कम 30 मिनट तो निकालने ही निकालने। और दूसरी जो हमारी एक्टिविटी है सक्सेसफुल होने के लिए, रिटेन प्लानिंग। तो रिटेन प्लानिंग के लिए भी कम से कम इतना ही समय, यानी आधा घंटा कम से कम आपको रोज का निकालना चाहिए। मिनिमम 15 मिनट हो सकता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब तक आप अगर नए हैं प्लानिंग के लिए। जैसे मेरे लिए आज की डेट में 15 से 30 मिनट काफी होते हैं, बिकॉज मुझे 20 साल से अपने कामों को प्लानिंग करके करने की आदत पड़ गई है। मैं या तो डायरी में नोट करता हूँ या
नोट्स इस तरीके से बनाता हूँ या अपने लैपटॉप में नोट्स बनाता हूँ, तो मुझे 15-20 मिनट से आधा घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता प्लानिंग में। अगर आप नए हैं तो हो सकता है शुरू में 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको प्लानिंग में 2-2, 3-3 घंटे लगाने पड़े, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे जैसे जो मैं 6 काम बताऊंगा कि रिटिन प्लानिंग में क्या करने चाहिए, वो 6 काम आप डेली बेसिस पे करना शुरू करोगे तो आपकी प्लानिंग घट के 15-20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटे पे आ जाए। तो ये 6 प्लानिंग कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, और ध्यान से लिखिएगा भी और इनको अप्लाई भी कीजिएगा लाइफ में। 6 से 7 महीने का जो सेशन चलेगा, अगर 7 महीने के सेशन में आपने मेरी रिकमेंडेशंस को 100% अक्षरश अगर अप्लाई कर दिया, तो मैं लिख के आपको चैलेंज दे सकता हूं, आज जहां है उससे कम से कम 3 से 4 टाइम्स आपका बिजनेस हो जाएगा। आई चैलेंज यू। अगर आपको यकीन नहीं है तो जब भी मेरे से फिजिकली मिले, मेरे से साइन करा लीजिएगा इस बात के ऊपर, 3 to 4 टाइम्स। अगर आपकी इनकम 20,000 है तो आपकी 60 से 1 लाख हो जाएगी, अगर 1 लाख है तो 3 से 4 लाख हो जाएगी, और अगर 4 लाख है तो 15 से 20 लाख हो जाएगी, और अगर 20 लाख है तो ये 50 लाख हो जाएगी, गारंटी है। लेकिन शर्त ये है कि जो 6 स्टेप में बता रहा हूं प्लानिंग के, वो डेली बेसिस पे करने हैं, चाहे उनके लिए 20 ही मिनट निकालो, लेकिन डेली बेसिस पे करने हैं। कौन से 6 स्टेप्स है रिटिन प्लानिंग के? पहला स्टेप, रूटीन वर्क और करंट मीटिंग्स। करंट मतलब आज की मीटिंग। सुबह उठने के बाद या सोने से पहले, 2 वक्त होते हैं, सोने से पहले या सुबह सुबह उठ के, दोनों टाइम हो सके तो दोनों टाइम 10-10 मिनट दीजिए, और नहीं तो अगले दिन की प्लानिंग रात को कर लीजिए या एकदम अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले उठ के भगवान का नाम लो, जिसे आप मानते हो, अल्लाह को, खुदा को, भाई गुरु को, भगवान को, जिसको भी मानते हो आप, उसको नाम लेके और सबसे पहले अपनी डायरी और पेन लेके बैठ जाओ। अगर कंप्यूटर पे काम करते हो तो अपनी एक्सेल शीट निकाल लो या अपना कैलेंडर निकाल लो, और आज या अगर रात को बैठे हो तो कल क्या क्या काम आपको करने हैं। इवन अगर बाजार से जाके घर के लिए कोई चीज भी खरीद के लानी है ना, उसको भी लिस्ट में डाल लो। ये मैटर इसका नहीं है कि घरवाली पीछे पड़ेंगी तो याद तो रहेगा ही, लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैटर है हैबिट का। आप आदत डालो लिखने की, जो कुछ काम करना है 1 सेकंड लगेगा ना, उसको लिख डालो। मुझे ये काम करना है, मेरे को सब्जी तरकारी लानी है, कितने बजे लानी है? शाम को 4 बजे टाइम मिल पाएगा, शाम को 6 बजे टाइम मिल पाएगा, या सुबह सुबह मंडी में जाके काम करूंगा मैं, लेकिन लिखने की आदत डालो। तो पहला एक्टिविटी क्या करनी है रिटिन प्लानिंग में? रूटीन के एक्टिविटी, रोज के काम और रोज की मीटिंग्स, किससे मिलना है ये लिखो, ठीक है ना, और क्या क्या काम करने हैं ये लिखो। तो पहला स्टेप है रूटीन वर्क प्लस मीटिंग। दूसरा स्टेप, शेड्यूल योर अपकमिंग डेज। अपकमिंग यानी आने वाले दिन को ज्यादा से ज्यादा आगे के लिए शेड्यूल करने की कोशिश करो। हो सकता है आज जब आप सोचो कि आपको कल क्या करना है, तो आपको अभी आदत ना हो, तो याद ना आए कि आपको कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 3 दिन बाद क्या करना है, 5 दिन बाद क्या करना है, 1 हफ्ते बाद क्या करना है, किससे मिलना है, कौन सा काम आपको 1 महीने बाद करना है, कौन सा काम आपको 2 महीने बाद करना है, ठीक है। लेकिन ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कामयाब हुआ है, जो मैंने एक ताकत बताई थी ना, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ये उसी से कनेक्ट है। फ्यूचर को प्लान करने वाला व्यक्ति ही अपने वर्तमान को फ्यूचर में ले जा पाया है। समय किसी का गुलाम नहीं है, ना आज से सैकड़ों साल पहले था, ना आज है, ना आज के सैकड़ों साल बाद होगा। समय किसी के रुकने से नहीं रुकता। अगर समय से कोई आगे जा सकता है तो वो जा सकता है जो आज भी आने वाले कल के विषय में प्लानिंग कर सके। यानी अपने अपकमिंग इवेंट्स कोशिश करो लिखने की। आज से 2 दिन बाद मुझे क्या काम करना पड़ सकता है, संभावित ही हो चाहे। आज से 3 दिन बाद मैं किससे मुलाकात कर सकता हूँ, 1 हफ्ते बाद मैं कौन से ऐसे काम कर सकता हूँ, 1 महीने बाद मैं कौन से ऐसे काम कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके अभी क्या होगा, जैसे कोहरे में अगर हम कभी बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके, रात के समय कोहरा है, रात है, और हाईवे पे निकलते हैं, तो कोहरा होने की वजह से हमें कभी कभी अपनी हेडलाइट पूरी ऑन करने के बावजूद भी मुश्किल से 2 मीटर 4 मीटर तक चीजें दिखाई देती हैं।
लेकिन दिखाई देती है धीरे 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 करके, जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, हमारी लाइट आगे बढ़ती है, सड़क हमें धीरे धीरे करके और आगे दिखती चली जाती है। लेकिन जैसे ही ये कोहरा हटता है तो यही 2 मीटर 4 मीटर का डिस्टेंस 15 और 50 मीटर तक भी पहुंच जाता है। हाई बीम कर दोगे तो 50 मीटर तक आगे देख पाओगे। और यही रात अगर सवेरे में तब्दील हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, यही रात अगर सवेरे में तब्दील हो जाए, सुबह के 5 बज जाए, सूरज निकल आए, यानी चारों तरफ रोशनी हो, तो ये आप 1 किलोमीटर दूर तक का हाईवे भी साफ नजर आपको आता है और आपकी गाड़ी की स्पीड 100 या उससे भी ज्यादा हो सकती है आसानी से, और फिर भी आप कंफर्टेबल हो। जबकि हो सकता है रात में जब कोहरा था, जब चारों तरफ अंधेरा था, तो उस वक्त में आप 4 मीटर दूर भी ना देख पा रहे हो, अब 1 किलोमीटर दूर भी देख सकते हो आप। ये फर्क किस चीज का है? ये फर्क है अंधेरे का। ये फर्क है आपकी रोशनी, जो इस समाज की, इस दुनिया की रोशनी है, वो आपके रेटिना पे नहीं आ पा रही है। उसी तरीके से व्यापार में भी जो आदमी केवल आज के कामों में घिरा रहता है, वो कोहरे से घिरा है। कोहरा क्या है? हमारे वर्तमान में ही हमें घेरे रखना, वो कोहरा है हमारी लाइफ का। अगर इस कोहरे को नहीं छटाओगे, इसको नहीं हटाओगे और अपने कल में झांकने का प्रयास नहीं करोगे, आने वाले टाइम में झांकने का प्रयास नहीं करोगे, तो मेरा वादा तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप वही रहोगे जो आज आप हो, क्योंकि आप केवल वर्तमान में जी रहे हो। भविष्य में जीने के लिए आज के कोहरे को हटा के और कल में देखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आदत क्या है? शेड्यूल योर अपकमिंग डेज। आने वाले दिनों को शेड्यूल करने का प्रयास करो, उनको ज्यादा से ज्यादा करीब से प्लानिंग करने की कोशिश करो। 3 दिन बाद किससे मिलना है, 4 दिन बाद कौन सा काम करना है, 1 महीने बाद कौन सा काम करना है। आज अगर मुकेश अंबानी से या टाटा से या बिरला से या किसी भी बड़े जो एम्पायर यहाँ ओन कर रहे हैं हिंदुस्तान में, विश्व भर में, या बिल गेट्स से अगर 3 साल बाद का भी उनके प्लानिंग पूछी जाए ना, तो वो जिंदा रहे ना रहे, लेकिन उनकी प्लानिंग जिंदा है और उनके मरने के बाद भी जिंदा रहेगी। उनके उत्तराधिकारी उनकी प्लानिंग को आगे लेके जाए। तो प्लानिंग में वो दम होता है। जिसे भविष्य की प्लानिंग करनी आ गई, यकीन मानिए आपका शरीर मर सकता है, आपकी प्लानिंग को ले जाने वाले लोग आपकी प्लानिंग को आगे लेके जाएंगे। तो अगर वो उम्र चाहिए जो सालों में न गिनी जा सके, बल्कि सदियों में भी आपकी उम्र ना खत्म हो, तो आपको भविष्य में देखने की आदत डालनी पड़ेगी। तो अपने आने वाले दिनों की प्लानिंग करने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप, रिटन प्लानिंग में ही तीसरा जो काम आपको करना है वो क्या करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मैं पहले भी बता चुका हूं। जब भी आप कोई लर्निंग करें, लर्निंग मतलब कोई किताब पढ़ें, कोई ऑडियो बुक सुने, कोई वीडियो सुने, कोई लाइव सेशन सुने या देखें, तो हमेशा नोट्स बनाइए। रिटन में क्या है? तीसरा, नोट्स बनाना है, हमेशा नोट्स बनाइए। चौथा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है राइट योर विश लिस्ट। क्या करना है? अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाना है, लिखना है, दिमाग में नहीं रखना, लिखना है। क्या करना है? विश लिस्ट, जिसे ड्रीम लिस्ट कह सकते हैं। सपनों के नाम से ही लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, अधिकतर। हम जैसे लोग नहीं, क्योंकि यहाँ आज मेरे इस सेशन में मुझे पूरा भरोसा है कि मेंटली मैच्योर लीडरशिप मेरे साथ आज इंटरेक्ट कर रही है, मेरी बातें सुन रही है। तो आप में से तो किसी से मैं उम्मीद ये नहीं करता कि आप में से कोई व्यक्ति ये बात सोच सकता है कि अरे यार ड्रीम तो बेकार की चीज है, आम बात करो, जिंदगी की बात करो, हकीकत की बात करो, असलियत की बात करो, या ख्वाबों की दुनिया में जीना छोड़ दो। नहीं, हम वही लोग हैं जो ख्वाबों की दुनिया में ना केवल जीते हैं बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। तो चौथी चीज जो मैंने बताई, क्या बताई? जो ड्रीम है आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, उन सब सपनों को, उन सब इच्छाओं को आप क्या करें? उन्हें लिस्टेड करें, उनको लिखें। सपने अगर दिमाग में हैं तो मुंगेरी लाल के हैं, और कागज पे हैं तो वो लक्ष्य बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है? उनको कागज पे उतारना है। इस चौथे स्टेप में भी 4 स्टेप हैं। इस चौथे स्टेप में, चौथा स्टेप क्या था? राइट योर विश लिस्ट, यानी अपनी ड्रीम की लिस्ट बनाओ। और ये ड्रीम हर क्षेत्र में हो सकते हैं।
आपके ओहदे को लेके हो सकते हैं कि आप क्या रैंक हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेके हो सकते हैं, आपके सोशल स्टेटस को लेके हो सकते हैं, आपके पारिवारिक चीजों को लेके हो सकते हैं, अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने पति के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। किसी भी क्षेत्र में आपके ड्रीम हो सकते हैं, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, फिजिकली, किसी भी तरीके के ड्रीम, उनकी सबकी लिस्ट बनाओ, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लिस्ट बनाओ, ठीक है ना। और लिस्ट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, ये लिस्ट किस तरीके से 4 स्टेप में ये लिस्ट पूरी होगी। सबसे पहले उनको लिखना है, जो मैं बता चुका हूं। दूसरा, उनकी शेप जानने की बहुत करीब से। जैसे आपका ड्रीम के लिस्ट में आया है कि मुझे गाड़ी लेनी, तो उसकी शेप क्या है, गाड़ी किस ब्रांड की है, उसकी शेप, साइज, कलर और कॉस्ट, इस सब पे काम करो। आपको घर लेना है या अपग्रेड करना है, अपना घर अपग्रेड करना है, तो आपको क्या करना है, आपको घर कहां, किस इलाके में चाहिए, वहां कितने गज का चाहिए, कितने बेडरूम का चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए, और ये सब कुछ फ्रीज करने के बाद उसकी कॉस्ट क्या आएगी, ये पूरा मेजरमेंट आपके हाथ में होना चाहिए। खाली ख्वाब देखने से कि मुझे घर बनाना है, खाली ख्वाब देखने से कि मुझे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज लेनी है या फरारी लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है, लैम्बोर्गिनी किसी के घर पे नहीं खड़ी हो, ऑडी किसी के घर पे नहीं आई, बल्कि उसको शेप, साइज, कलर और कॉस्ट से डिफाइन करो। तो अपने सपनों को आप शेप दो, उनको राइट, खाली ये मत लिखो कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, बल्कि उसको डिटेलिंग करो, अपने सपने की डिटेलिंग करो, ठीक है ना। रैंक लेनी है कि मुझे एजीएम बनना है या मुझे जीएम बनना है, ठीक है ना, तो एजीएम बनने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, दिमाग लगाओ, आज कितना है, कितने समय में यह आज तक का हासिल किया है, और आगे का ये डिफरेंस कितना, ये जो डिफरेंस है इसको कैसे हासिल किया जा सकता है। खुद समझ में ना आए, अपने सीनियर से पूछो, उनसे कंसल्टेंसी लो, एक प्रॉपर डिटेलिंग करो अपने ड्रीम की, वो चाहे रैंक को हासिल करना है, वो चाहे पैसे को हासिल करना है, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोचते होंगे, सर मेरे को गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए, मैं तो 5 लाख रुपए महीने कमाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है, मैं 50 लाख रुपए महीने कमाना चाहता हूँ, मैं 5 करोड़ रुपए महीने कमाना चाहता हूँ। आपका ये भी सपना पूरा हो सकता है 100%, लेकिन इसको भी आपको किसमें, रंग में, शेप में, नंबर्स में और साइज में, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मत कहो मुझे 5 करोड़ कमाना है, एक काम कर सकते हो, 5 करोड़ कमाना है, एक ब्लैंक चेक लो, उस पे 5 करोड़ लिखो, अपने साइन करो, ठीक है ना, और क्रॉस करके अपना जिस बैंक में लेना चाहते हो वो बैंक का अकाउंट नंबर लिखो। आप ही रिसीव करने वाले हो और आप ही देने वाले हो, क्योंकि इस दुनिया में सच यही है, कोई आपकी किस्मत नहीं बदल सकता, आपकी किस्मत लिखने वाले आप ही हो खुद। तो इस पे साइन कौन करेगा, आप खुद साइन करोगे। किसके फेवर में करोगे, अपने अकाउंट के फेवर में करोगे। एक ऐसा चेक बनाओ, कोई चेक आपको नहीं दे सकता, आप ही अपने लिए चेक काटो, और उस 5 करोड़ का चेक या 5 लाख का चेक, ठीक है ना, आप जब तक पाना चाहते हो तब की डेट डालो और उसको कहीं पेस्ट कर दो, अपने सोने की जगह, अपनी छत पे जो सोते समय आपको दिखाई दे, अपनी डायरी में, कई जगह फोटोकॉपी भी करके उसकी लगा सकते हो। बट मेरा मकसद ये है, डिटेलिंग करो, कुछ भी है, पैसे से रिलेटेड है, गाड़ी से रिलेटेड है, ओहदे से रिलेटेड है, ठीक है ना, कोई फिजिकल चीज पाना चाहते हो, रिश्तों को कुछ बढ़िया बनाना चाहते हो, माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, कोई चैरिटी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, लिखो, शेप दो, कलर डिसाइड करो, साइज डिसाइड करो, और उसका कैलकुलेशन करोगे कितने पैसे के माध्यम से, अगर वो पैसे से हासिल हो सकता है तो कितने पैसे के माध्यम से उस ड्रीम को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। एंड देन डेट डिसाइड कर ली, पहला काम क्या किया, लिखा, दूसरा काम क्या किया, उसको डिटेलिंग किया, तीसरा काम क्या किया, उस पर डेट डाली, और चौथा काम क्या किया आपने, उसको कहीं पेस्ट कर दिया, उसको कहीं चिपका दिया। तो हमारा जो चौथा स्टेप था कि राइट योर विश लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, इस ड्रीम लिस्ट बनाने के, लिखने के भी 4 स्टेप मैंने बता दिए। रिपीट कर रहा हूं, 4 स्टेप क्या है ड्रीम लिस्ट बनाने के, लिखना है, उसकी डिटेलिंग करनी है, उस पे डेट डालनी है, और चौथा काम क्या है, उसको पेस्ट करना है कहीं ऐसी जगह जहां दुनिया देखे ना देखे
लेकिन आप उसे दिन में 2 बार 4 बार जरूर देख सको। आपको टीस होनी चाहिए, दुनिया को टीस हो ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग बोलते हैं दुनिया भर को बता डालो, आपकी इच्छा है, आप बताना चाहते हो, ये रिस्क लेना चाहते हो ले लो, ये रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आपको घबराहट होती है कि आपकी हंसी ना उड़ाई जाए, तो ठीक है, अपने आप से कमिटेड हो, पहले अपने आप से तो कमिटेड हो। अगर आप में इतनी हिम्मत आ गई कि अपनी आंखों में देख के आप अपने आप को शीशे में देख के कह सके कि कुछ भी हो जाए, मरना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन इस सपने के बगैर जी नहीं सकता मैं, तो आप में अगले स्टेप की हिम्मत आ जाएगी कि आप अपने सपने को बताने में अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने माँ बाप से, ठीक है ना, और अपने समाज से कहने में भी इसे नहीं हिचकोगे। आज मेरा जो ड्रीम है, मेरी बेटी जानती है, मेरे माताजी पिताजी जानते हैं कि मैं अगले लेवल पे अगले 2 साल से 5 साल के अंदर क्या हासिल करने जा रहा हूँ। आपको यकीन नहीं आए तो मेरे माँ बाप से बात करके देखिएगा, मेरी बेटी से 10 साल की बेटी है, उससे बात करके देखिएगा कि बेटा आपका अगला घर कहाँ होने वाला है, कैसा होने वाला है, उसमें कितने बेडरूम होंगे, क्या साइज होगा, हर चीज वो डिफाइन करेगी। मेरी 10 साल की बेटी मेरा ड्रीम बताएगी आप, ठीक है ना। तो ये जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जीता हूं उस सब चीज को। तो ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप, मैंने 6 स्टेप आपको बताए थे रिटिन प्लानिंग के, तो पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप है एक चीज लिखनी है, इसको भी मैं कई उसमें बता चुका हूं आपको। वो चीज क्या लिखनी है आपको? अपनी सेल्फ टॉक बनाइए, मेरी सेल्फ टॉक में मत जाइए। वो सेल्फ टॉक कैसे होनी चाहिए? वैसे तो हम अपने आप से जब भी अकेले होते हैं बात करते ही करते हैं, ये सेल्फ टॉक पॉजिटिव सेल्फ टॉक होनी चाहिए। कैसी? मेरा फेलियर की वजह से मेरा मन मेरे से क्या कहता है, यार मुझ पे नहीं हो पाएगा, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे से तो कोई रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रहा है, मेरे से तो वॉल्यूम पुराने वाला भी नहीं हो पा रहा है, मेरे से मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये आपकी सच्चाई हो सकती है, नेगेटिव सच्चाई हो सकती है, आपका वर्तमान हो सकता है। लेकिन आपका भविष्य क्या चाहते हो? यही भविष्य चाहते हो जो आप सोच रहे हो? अगर ये भविष्य नहीं चाहते, बच्चे को क्या पढ़ाते हो आप? मुझे बताओ, क्या बच्चे को वो पढ़ाते हो जो बच्चा पढ़ना चाहता है, या वो पढ़ाते हो जो बच्चे के लिए जरूरी है, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता? हाँ, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता चला जाता है, वो उतना समझदार हो जाता है कि वो अपने भविष्य को डिसाइड कर सके, वो प्लानिंग कर सके, खुद में प्लानिंग कर सके। यानी 8, 10 साल, 12 साल का जब बच्चा हो जाता है, तब आप उसको फ्रीडम देना पसंद करते हो कि नहीं, आप बच्चे को अपने हिसाब से आगे बढ़ने दीजिए, यही सही है। लेकिन जब वो बच्चा 2 साल का था, जब वो बच्चा चलना सीख रहा था, जब वो बच्चा 3 साल का, 4 साल का है, उसे नहीं पता समाज क्या है, कितने धोखे हैं इस समाज में, कितनी चोटें कैसे पहुंचाई जाती है, कोई भी उसे किडनैप कर सकता है, कोई भी उसे गलत शिक्षा दे सकता है। उस वक्त में क्या वो सिखाते हो आप जो वो सीखना चाहता है, या वो सिखाते हो जो बच्चे के लिए अच्छा है? मेरे ख्याल से सबका आंसर क्या होगा कि हम उस छोटी सी एज में अपने बच्चे को वो सिखाते हैं जो उस उम्र के बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। ये सच्चाई है या नहीं है? यस। तो अगर ये सच्चाई है, तो हमारा दिमाग, आप मेडिकल साइंस में भी अगर इसे गूगल करके पढ़ोगे ना, हमारा दिमाग बच्चे की तरह रहता है जब तक हम जिंदा रहते हैं। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। हमारा एक हिस्सा जो कॉन्शियस माइंड है, उसमें अकल नहीं है, उसमें अकल नहीं है, जबकि अकलमंदी का काम करता है वो, उसमें अकल नहीं है। उसे आप जो पढ़ाओगे वो वही पढ़ेगा बच्चे की तरह। और इसी कॉन्शियस माइंड को हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड से, जो तार्किक है, जो समझता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है भविष्य के लिए, उस सब कॉन्शियस माइंड की मदद से हमें अपने कॉन्शियस माइंड को ये पढ़ाना है, वो चाहे या ना चाहे। वो क्या चाह रहा है? मैं फेल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या पढ़ाना है? मैं कामयाब हूं, मैं जिसे अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूं वो मेरे प्रोजेक्ट में खरीदारी के लिए तैयार हो जाता है, मैं जिसे अपना प्लान दिखाता हूं वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, मैं जिसे अपनी टीम में लेके आता हूं वो अरबी घोड़े की तरह भागना शुरू हो जाता है। वो सब लिखो जो आपका कॉन्शियस माइंड आपको नहीं कह रहा है, मना कर रहा है। उस बच्चे को वो पढ़ाओ जो उसे पढ़ाया जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? क्या पढ़ाना है? जो हमारा दिल, ठीक है ना, दिमाग, जो वो कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन, हिंदी में क्या कहते हैं? सचेतन मन। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड
हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कंट्रोल कर रहा है हम जागते हुए? हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को और हमारी सोच को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तब क्या कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को? हमारे लंग्स को कौन एक्टिव रखता है? हमारे हार्ट को कौन पंपिंग कराता है? हमारी सांसों को कौन चलाता है? हमारे शरीर में रात को खाए हुए खाने को कौन पचाता है? और रात को सोते समय हमें ख्वाब कौन दिखाता है? वो ताकत का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी शक्ति है जो आपकी वेल विशर है। सच मामले जागता हुआ दिमाग आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है, लेकिन सोता हुआ दिमाग को अगर आपको इस्तेमाल करना आ गया, जो बैक, जिसको कहते हैं ना बैक ऑफ द माइंड, ठीक है ना, आपका पिछला दिमाग, अगर इस पे कमांड करनी आपको आ गई और इससे आप अपने अगले दिमाग को, यानी जो जागता हुआ दिमाग है, जो कह रहा है, जो तर्क दे रहा है आपको कि यार मैं 4 बार फेल हो गया हूं इसलिए हार मान जाऊं, अगर उस पे आपने सबकॉन्शियस माइंड की छाप छोड़ दी तो गारंटी है आपका भविष्य बदल जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रोज कुछ ऐसी चीजें लिख के रखो, कितनी, 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज, जितनी आप लिख सको, जो आपकी नेगेटिव थॉट से अपोजिट हो। आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप लिखो मैं बहुत सफल आदमी हूं, मैं हर रोज ऐसे काम कर रहा हूं जो मुझे हर रोज आगे लेके जा रहे हैं, मैं एक बहुत अच्छा वक्ता हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत अच्छा फादर हूं, मैं बहुत अच्छा बेटा हूं, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूं, आई एम अ पावरफुल पर्सन, आई कैन इन्फ्लुएंस एनीबॉडी, किसी को भी प्रभावित कर सकता हूं, मैं जो बात दिल से कहता हूं सब लोग मेरी बात मानते हैं। ऐसी बातें लिखो। अगर आपकी ये बातें, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो बच्चा दिमाग है, जो पूरी जिंदगी को ड्राइव करता है हमारी को, उसको धीरे धीरे करके वही भाषा बोलनी और पढ़नी आ जाएगी। मैं अंग्रेजी बोलने में, आप यकीन मानिए, हिचकिचाता हूं, हेजिटेशन होती है। क्यों? हम पाठशाला के पढ़े हुए हैं, तख्ती कलम दवात के पढ़े लिखे लोग हैं हम, तो हमने मजबूरी में एबीसीडी सीखी थी, तो हम बड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं जब हमें हिंदी मतलब के अलावा किसी भाषा में इंटरेक्शन करना पड़ता है। मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही, अब वो हमारे बीच में रह के तो जब अंग्रेजी में बोलती तो हम उसे धमका देते हैं, हिंदी में बोलो। लेकिन जब वो अपने फ्रेंड से बात करती है, जब अपनी टीचर से बात करती है, तो पीछे खड़े होकर दीवार के पीछे बड़े खुश होते हैं, यार क्या बात है, कितने अच्छे तरीके से 10 साल की बेटी और कितने अच्छे तरीके से किसी अंग्रेज से भी बात कर लेती है, किसी बाहर के व्यक्ति से भी बात कर लेती है। व्हाट इज दिस? दिस इज कि उसने जब होश संभाला तो उसके कॉन्शियस माइंड को प्रेशरली वो भाषा दे दी गई, वो सीख गई, आराम से सीख गई। तो जब एक बच्चा ये सब चीजें सीख लेता है, जब प्रेशरली, क्योंकि स्कूल में नियम क्या था, जो मेरी बेटी ने बताया, आपको बोलना आए नहीं आए इंग्लिश में ही बोलना है। तो ये क्या था, प्रेशर टीचिंग थी और प्रेशर लर्निंग थी। तो कुछ वक्त तक आपको आपके बच्चा दिमाग को प्रेशर टीचिंग देनी पड़ेगी, और कुछ ही दिनों में आपका ये बच्चा दिमाग, जिसको मैं कॉन्शियस माइंड कहता हूं, सचेतन दिमाग कहता हूं, ठीक है ना, जागते हुए आपको कंट्रोल करता है, ये आपका गुलाम हो जाएगा, ये आपका गुलाम हो जाएगा। जैसे एक बच्चा अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते न जाने कब में अंग्रेजी का एक्सपर्ट बन जाता है, और हिंदी भी हमारी तरह ही अच्छा बोलता है, वो 2 भाषाओं का एक्सपर्ट बन गया। हम नहीं बन पाए, क्यों? क्योंकि हमें रेगुलर प्रेशर टीचिंग नहीं दी गई। ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या नहीं दिया गया, प्रेशर टीचिंग नहीं दी गई। अगर प्रेशर टीचिंग होती, इंसान मजबूरी में जितनी अच्छी आदतें डाल लेता है उतनी इच्छाओं से नहीं डालता। इच्छाओं में वो स्वच्छंद होता है, फ्रीडम होती है उसके पास, मजबूरी में बंधन होता है। फौज का आदमी क्यों डिसिप्लिन माना गया है? क्योंकि वह बंधन ज्यादा है। सिविलियन क्यों अनडिसिप्लिन होते हैं? क्योंकि वह फ्रीडम ज्यादा है। तो कुछ दिन के लिए फौजी बन जाइए, कुछ दिन के लिए अपने दिमाग को जबरदस्ती वो सेल्फ टॉक दीजिए जो आपकी किस्मत को बदल दे, जो आपका आज की हकीकत ना हो बल्कि वो हकीकत हो जो आप बनना चाहते हो, वो सेल्फ टॉक दीजिए। मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूं, मैं हर रोज ऐसे काम कर रहा हूं जिससे मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरी टीम बढ़ रही है, सब लोग मेरी बातों को मानते हैं, सब लोग मेरे को पसंद करते हैं,
As a human, I'm a perfect person. As a father, I'm the best father. As a son, I'm the best son. ठीक है, ये सेल्फ टॉक कहलाती है। ऐसे कुछ लिखो और दिन में, ज्यादा नहीं, इसको कितना करना है, दिन में सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, दोपहर में कभी टाइम लगे, इस कागज को एक बार पढ़ लो। आपके सचेतन मन को मैसेज दे दो, नहीं मुझे इसे फॉलो करना है, मुझे सचेतन मन को अपने हिसाब से प्रेशर टीचिंग देनी, ठीक है। और लास्ट इसका, ये पांचवा था, लास्ट क्या है, ये भी मैंने आपको टॉपिक हमेशा लिखवाया है हर ट्रेनिंग में, ये है राइट योर ग्रेटिट्यूड लिस्ट। अपनी आभार लिस्ट बनाओ। आभार, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना चाहिए आपको। किन चीजों के लिए? हर उस चीज के लिए जो इस दुनिया में किसी ने आपको दी है या सहयोग किया है, हर उस एक्ट के लिए और हर उस उपलब्धि के लिए जो दुनिया में आपके पास तो है, लेकिन अगर किसी एक आदमी के पास भी नहीं है तो उसके लिए भी खुदा से आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोल रहा हूं, इसी टाइम में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात सुन सकता हूं, मैं आपके सामने अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूं, अपने हाथों से पूरे तरीके से कोई भी काम कर सकता हूं। इसी वक्त में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग बिना हाथ के, बिना पैरों के, बिना बोलने की क्षमता के, बिना सुनने की क्षमता के इस दुनिया में जिंदगी जी रहे। तो मुझे क्यों नहीं शुक्रगुजार होना चाहिए खुदा का कि हे खुदा, तूने मुझे सुनने की क्षमता दी, बोलने की क्षमता दी, सोचने की क्षमता दी, अच्छा दिमाग दिया, अच्छा दिल दिया, रिश्तों को निभाने के लिए, अच्छा शरीर दिया, काम करने के लिए, ठीक है ना, रिश्ते दिए, बेटा दिया, बेटी दी, माँ दी, बाप दिया, औलाद दी, भाई बहन दिए, ये समाज दिया। जंगल में भी तो हो सकते थे आप, ठीक है। तो जो कुछ है आपके जिंदगी में, आपके पास पैसा है नहीं है, लेकिन कुछ चीजें तो कुदरत ने आपको दे रखी हैं जो समाज में शायद उनमें से कुछ चीजें किसी के पास ना हो, तो उसके लिए ग्रेटफुल हुई है, इनकी लिस्ट बनाइए। तो ये क्या हमारा दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था? लर्निंग। दूसरा स्टेप क्या था? रिटन प्लानिंग, जिसके 6 स्टेप मैंने बताए, ठीक है। एंड तीसरा, आज का तीसरा जो हमारा है, मैंने 4 स्टेप बताए थे, 4 स्टेप्स टू अचीव योर ड्रीम्स। तो 2 स्टेप हो चुके हैं। तीसरा स्टेप है एक्शन प्लान। अब खाली सीखते रहो, ध्यान से सुनिएगा, सीखते रहो और जो सीख रहे हो उससे प्लानिंग करते रहो। ये करना है, ये करना चाहता हूं, ये बुरा हुआ, ये अच्छा होना चाहिए था, इसमें इतना सब काम करना है, ये सब प्लानिंग करते रहो, तो भी आप मुंगेरी लाल के सपने ही देखोगे। क्यों? क्योंकि जब तक इन प्लानिंग को आप एक्शन पार्ट में नहीं लेके आते हो, आप एग्जीक्यूशन नहीं करते हो, आप उनको जमीनी स्तर पे उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, उनकी रिहर्सल नहीं करते हो, तो आपकी फिल्म रिलीज नहीं होने वाली, वो बॉक्स ऑफिस में ही बंद रह जाए। उसको एग्जीक्यूशन देना है, यानी एक्शन प्लान। इसे मैं एबीसी प्लान बोलता हूं, ठीक है ना। क्या? एबीसी प्लान। ये ए क्या है? पहली बात तो एक्शन कितना होना चाहिए। अगर आप फुल टाइम बिजनेस में हो, आज आरवी के बिजनेस में मेरे ख्याल से 2 तरीके से लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम और कुछ लोग फुल टाइम। जो फुल टाइम लोग काम कर रहे हैं उनका एक्शन प्लान कितना होना चाहिए? डेली का 6 से 10 घंटे का, 6 से 10 घंटे का। एक अच्छा बिजनेसमैन मिनिमम 10 घंटे काम करता है। एक एवरेज बिजनेसमैन एम्प्लॉय की तरह 8 घंटे काम करता है। एक बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन जो बेनतहा काबिल हो, स्किल्ड हो, उसका काम 6 घंटे से भी चल जाता है। तो आप डिसाइड करो आपकी काबिलियत क्या है, आपकी भूख कितनी है, लेकिन एवरेज 6 से 10 घंटे कम से कम डेली के एज ए फुल टाइमर आपको अपने बिजनेस के लिए देने चाहिए। हफ्ते में कितने दिन? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7, ठीक है। आपको कितने दिन काम करना चाहिए? कुछ लोग करते हैं 7 के 7 दिन, कुछ लोग करते हैं 5 दिन, कुछ लोग करते हैं 6 दिन। मैं 7 के 7 दिन इमरजेंसी में तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई बहुत इमरजेंसी है तो इवन 10 की जगह 18 घंटे भी आप काम करो और कोई टास्क आपको फिनिश करना है, लेकिन ये लंबे समय तक मत करना। नॉर्मली जो आइडियल टाइम है वो क्या है? 6 से 10 घंटे रोज,
और 5 से 6 दिन केवल वीक में, कम से कम एक दिन अपने परिवार के साथ बिना काम के, बिना टेंशन के बिताओ। वो दिन आप डिसाइड करें, लेकिन ये बहुत जरूरी है। लगातार जब मेहनत करी जाती है तो इंटरवल्स आपको रीएनर्जाइज करते हैं, ठीक है ना, वो आपको रिफ्रेश करते हैं। इंटरवल जरूरी है। एक कहानी आपने सुन रखी है ना, एक जंगल में एक ठेकेदार था। उस ठेकेदार ने बहुत सारे लोगों को कुल्हाड़ा लेके और जंगल में लकड़ियां काटने पे लगा रखा। एक बेरोजगार आदमी उसके पास आया, ठेकेदार के पास आया और बोला, सर मुझे भी काम चाहिए। तो देखने में हट्टा कट्टा था, 6 फुटा जवान था, उम्र यही 18-20 साल। तो ठेकेदार ने बोला कि भाई लकड़ी काटने का काम है मेरे पास, तो तुम तो पढ़े लिखे बड़े मजबूत काटी के आदमी हो, तुम्हें तो कोई और अच्छा काम मिल जाएगा। बोले नहीं सर, मैं भूखा हूं, मेरे को यही काम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, और पता नहीं कब दूसरा काम मिलेगा, मैं इसी काम को कर लूंगा। बोले देखो मुश्किल बहुत है, हाथों में छाले पड़ सकते हैं, बहुत मेहनत का काम है ये, पता नहीं तुमने किया है नहीं किया है। नहीं मैं कर लूंगा। तो उसने उसकी पर्सनैलिटी को देखा, उसके फिजिक को देखा और अपने गोदाम में से एक अच्छी सी कुल्हाड़ी नई, उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए यार ये देखने में अच्छा पढ़ा लिखा सा लड़का है, जवान है ना, तो इसको अच्छी सी एक कुल्हाड़ी उन्होंने ठेकेदार ने लाके दी। अब वो भूखा था, जरूरत थी उसे, तो एक मजदूर एक पेड़ दिन में काट रहा था, उसने पहले ही दिन 3 पेड़ काटे। अब ठेकेदार बहुत खुश हुआ, वाह यार ये तो बहुत अच्छा लड़का मिला, एक दिन में 3 पेड़ काट दिए। अगला दिन शुरू हुआ तो अगले दिन उसने 2 पेड़ काटे, उससे अगले दिन 1 पेड़ काटा, चौथे दिन आधा दिन हो गया लेकिन अभी पेड़ आधा भी नहीं कटा था। यानी उसे लगा कि पूरा दिन हो जाएगा, पूरा पेड़ नहीं कट पाएगा, और पसीनों से बुरा हाल, बहुत मेहनत कर रहा है। तो ठेकेदार आया उसके पास, बोला कि भाई क्या हुआ तेरे को, पहले दिन तो तूने 3 पेड़ काट दिए थे, आज चौथा दिन आते आते मुझे लग रहा है तुम 1 पेड़ भी नहीं काट पाओगे, क्या वजह है, क्या दिक्कत है, बीमार हो? बोला नहीं बीमार तो नहीं हूं सर, और आप यकीन मानो आज तो मैं पहले दिन से भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरा पेड़ नहीं कट के दे रहा। तो ठेकेदार ने पूछा, भाई तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार दी थी? बोला सर ये भी देनी होती है। तो वही हाल हम लोगों का है कि हम लोग उस लकड़हारे की तरह, है ना, अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहते हैं मजदूर बन के, और ना तो अपनी आत्मा को आराम देते हैं, न शरीर को आराम देते हैं। जब आत्मा और शरीर दोनों आराम में होते हैं तभी वो रिचार्ज होते हैं। और ये रिचार्ज क्या है, ये आपको फिर एक हफ्ते के लिए दोबारा से क्या कर देगा, ये फिर दोबारा से वही धार दे देगा, आपके काम में वही शार्पनेस आ जाएगी, ठीक है ना, वही शार्पनेस। जैसे कुल्हाड़ी को अगर दोबारा से धार दे दी जाए तो फिर दोबारा से वो जवान लड़का 3 पेड़ काट सकता है, ठीक है। तो कभी कभी हमें क्या लगता है, नहीं यार आराम छोड़ो, बेकार है, नहीं सोऊंगा, दिमाग में पागलपन सवार है, मेरे को तो ये एजीएम बनना ही है, मेरे को तो ये रैंक चाहिए चाहिए, मुझे तो इस हफ्ते 50 लाख कलेक्ट करना ही करना है। कर लोगे, लेकिन टाइम टाइम पे धार देना जरूरी है। बिना धार के ना आपकी बहुत लंबे समय तक आत्मा आपको साथ देगी, ना शरीर साथ देगा। तो ज्यादा नहीं, हफ्ते में एक दिन के लिए अपने आप को फ्रेश करो, रिफ्रेश करो, अपने आप को मौका दो कि आपका दिल, दिमाग, शरीर थोड़ा सा रूटीन से अलग हटे। बच्चों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। शेड्यूल, फोन आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं फोन अटेंड मत करो, फोन आएंगे, मुस्कुरा के कह दो सर आज बच्चों के साथ प्लीज कल बात करते हैं। कोई लालच नहीं करो, ये निकल जाएगा हाथ से, ये पता नहीं फिर वापस आएगा नहीं आएगा, कहीं भाग ना जाए, भाग जाएगा, भाग जाए तो आपकी किस्मत लेके कोई नहीं भाग सकता। आप अगर मेहनत का आदमी हो तो किस्मत आपकी गुलाम है। अगर आप काबिल हो और काबिलियत के साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपका डेस्टिनी आपके कदम चूमेगी, आपकी किस्मत आप बनाओ। कोई आपका कुछ नहीं चुरा के ले जा सकता है, कोई रूठ नहीं सकता आपसे।
ठीक है, बड़े प्यार से मुस्कुरा के बोलो सर कल थोड़ा सा आज बच्चों के साथ हूं, है ना, कल। सोच के उसे अजीब लग सकता है कि यार बताओ मैं इसको सेल दे रहा हूं और ये मेरे को समय नहीं दे रहा। लेकिन जब ठंडे दिमाग से वो सोचेगा तो उसके दिमाग में आपकी छाप एक अच्छे इंसान की छाप बन चुकी होगी। एक अच्छे सेल्समैन बने हो ना बने हो, लेकिन उसे ये मैसेज जा चुका होगा कि एक फैमिली पर्सन हो आप, एक अच्छे इंसान हो, सेंसिटिव आदमी हो, काम के साथ साथ अपने परिवार को भी उतना ही आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। तो कितना काम करना है फुल टाइमर को? ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन हफ्ते में और रोज के 6 से 10 घंटे। ठीक है, ये आप पार्ट टाइमर और कितना काम करोगे? हफ्ते में कम से कम एक दिन, मिनिमम एक दिन फिजिकल, जिस दिन हम 6 से 10 घंटे काम कर सके, जो भी छुट्टी का दिन। ठीक है, और रूटीन में 1 से 2 घंटे। उस दिन हम किसी से मीटिंग करें ना करें अगर आप पार्ट टाइमर हो, लेकिन अपने अगले हफ्ते की मीटिंग की रिहर्सल करें, बातचीत करें, लोगों से फोन पे डिस्कस करें, हल्की फुल्की 10-10, 15-15 मिनट की मुलाकातें करें और डिटेलिंग फिर एक दिन के हफ्ते में जो एक दिन डिसाइड किया है उस दिन के लिए डिसाइड कर लें। ऐसे भी आप शुरू कर सकते हो, लेकिन फुल टाइमर्स ध्यान रखिएगा, मिनिमम 5 to 6 days, मैक्सिमम 6 days इन अ वीक और मिनिमम 6 to 10 hours। ठीक है, रूटीन में 6 to 10 hours, जरूरत पड़े तो दिन रात लगा दो, लेकिन लंबे समय तक नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप अपने शरीर का दोहन कर सकते हो अपनी लिमिट से ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा करोगे ना शरीर साथ देगा, ना आत्मा, ना दिल, ना दिमाग। ठीक है, रेस्ट जरूरी है, ब्रेक्स जरूरी है, ठीक है, इंटरवल्स जरूरी है। राइट, देन अब आते हैं जिसको मैंने कहा एक्शन प्लान ABC। वो क्या एक्शन लेने हैं आपको? 3 बहुत सिंपल सिंपल एक्शन। पहला एक्शन क्या है हमारे धंधे में, हमारे बिजनेस में? पहला एक्शन है सेटिंग अपॉइंटमेंट्स और कॉलिंग, यानी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने टीममेट्स के साथ, यानी जो आपकी टीम में लोग जुड़े हुए हैं, वर्किंग लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ और नए क्लाइंट्स के साथ, जो संभावित हमारे प्रोस्पेक्ट हैं उनके साथ मीटिंग्स कब करनी है, कहां करनी है, कितने बजे करनी है, ठीक है, या साइड विजिट कब उनको लेके जाना है, कहां से पिक करना है, कहां तक जाना है, कब तक वापसी आएंगे, इस सब की पहली जो प्रिपरेशन होती है वो क्या होती है? कॉलिंग। पहला काम क्या है? डेली बेसिस पे आपको कम से कम 2 से 10 लोगों से अपॉइंटमेंट सेट करने हैं, मिनिमम 2 लोग अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, और मैक्सिमम 10 लोगों से ज्यादा बात मत करो। 10 लोगों से बात करो बस उतना ही, छाट के 10 लोग सेलेक्ट करो। ठीक है, और 10 लोगों से बात करो, 10 में से अगर 2 ने भी अपॉइंटमेंट दे दिया, आपकी रोज 2 मीटिंग भी हो गई, या 2 लोगों को साइड विजिट पे आप लेके आ गए, ठीक है ना, तो आपका डन, एकदम काम बोबार है 100%। ठीक है, तो आपने क्या करना है? पहला काम करना है सेटिंग अपॉइंटमेंट्स या कॉलिंग। अपॉइंटमेंट सेट करो फोन करके या उन्हें कॉल करके बातचीत के माध्यम से अपॉइंटमेंट्स के लिए राजी करो कि हम कब मिल रहे हैं, बिजनेस डिस्कस करने के लिए या प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए या कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो तो उसकी डिटेलिंग के लिए, जिसको हम STP बोलते हैं, शेयर द प्रोडक्ट या शो द साइट प्रोजेक्ट, ठीक है, या शो द प्लान, जो भी कुछ कह लो आप। ठीक है, तो पहला काम क्या है? अपॉइंटमेंट सेट करना, कॉलिंग करना। दूसरा काम क्या है जो मैं भी बता चुका हूं, STP, शो द प्रोडक्ट, शेयर द प्लान और शो द प्रोजेक्ट। व्हाटएवर आप जो कुछ बेचना चाहते हो आप वो बेचो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले समय में, मैं माइंड माय वर्ड्स, मैं आपको वो सब मौके दूंगा कि इस दुनिया में शायद ही कोई चीज, कोई इंडस्ट्री ऐसी अछूती बने जिसमें हम 1 या 2 सर्विसेज और प्रोडक्ट के साथ ना हो। खाली रियल एस्टेट से हमने जर्नी शुरू की है, और ये मैं क्यों करना चाहता हूँ? ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर हम आज रियल एस्टेट में किंग हैं तो हम में से हर घर में अच्छा पैसा है, तो अच्छा पैसे की वजह से हम एक अच्छे कंज्यूमर भी, तो वो कंज्यूमर रह के हम अपने ही अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज करें तो हमारा अपना कंजप्शन ही हमारे को बिजनेस में रिसाइकल दे देगा। जब आप पैसा कमाते हो तो मजदूर होते हो, जब आपका पैसा कमाने के बाद पैसा ही पैसा कमाने लगता है तो आप बिजनेसमैन होते हो, और जब आप आपका पैसा ही केवल पैसा कमाता है तो आप एक इन्वेस्टर बन जाते हो।
तो मेरा लक्ष्य ये है कि आप और हम मिलके उस मुकाम को हासिल कर पाए कि जब हम रियल एस्टेट से पैसा कमाएं और कुछ कंज्यूम करें तो उससे भी पैसा बनना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो सेलिंग मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है सेलिंग हम रियल एस्टेट में करेंगे। कंजप्शन के लिए हम बहुत सारी चीजें कल को ला सकते हैं कि हम अपने इंटरनल सर्कुलेशन के लिए कोई भी चीज करें, टाई खरीदें, पेन खरीदें, शर्ट खरीदें, ठीक है ना, कोई और गारमेंट्स खरीदें, कोई ऑर्नामेंट्स खरीदें, कोई फूड खरीदें, कोई भी अच्छी चीज खरीदें, जरूरी नहीं सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन अलग 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 कैटेगरी में हमारे को अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे को एक एक सपोज सब्जी लेनी है तो हम अपने ही बागान से क्यों नहीं वो सब्जी लेते हैं, ठीक है, उस तरह की चीजें, राइट। तो दूसरा क्या था, एसटीपी, शेयर द प्रोजेक्ट या शेयर द प्रोडक्ट या शेयर द प्लान, ठीक है। प्रोजेक्ट शेयर कराओ यानी साइट विजिट कराओ, उनके साथ डिटेलिंग प्रोडक्ट की या सर्विसेज की करो, ठीक है, या प्लान की डिटेलिंग करो अगर वो वर्किंग के लिए मेंटली प्रिपेयर है। और तीसरा है एबीसी में से सी क्या है, फॉलो। अब आपने डिटेलिंग कर दिया, अपनी साइट दिखा दी, साइट विजिट करा दी या प्रोडक्ट की डिटेलिंग कर दी, लेकिन अगर उनको आपने फॉलो अप नहीं किया, ठीक है, तो ये एक्शन प्लान में सी जो है फॉलो अप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये फॉलो अप कब होता है, जैसे ही आप किसी को साइट विजिट कराते हो वो विजिट कराते ही फॉलो अप शुरू हो जाता है और ये 48 आवर्स के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। जैसे ही आप किसी को प्लान, अपना बिजनेस प्लान डिस्कस करते हो, ये बिजनेस प्लान डिस्कस करने के बाद से ही फॉलो अप शुरू हो जाता है और 48 आवर्स के अंदर खत्म होना चाहिए, ठीक है। अगर मौका नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है तुरंत के तुरंत बात करने के लिए, तो अगले दिन का अपॉइंटमेंट सेट कर लो यानी नेक्स्ट मीटिंग सेट करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उससे अगले दिन की मीटिंग सेट करो, लेकिन अगले 2 दिनों के अंदर अंदर आपको फॉलो अप की मीटिंग सेट करके और उनका फॉलो अप कितने स्टेप में करना है, फिर अगेन 3 स्टेप में आपको फॉलो अप करना है। पहला स्टेप क्या है, ये फॉलो अप मीटिंग कब होनी है, जब आपने प्रोजेक्ट दिखाया, ये तुरंत के तुरंत उनको ऑफिस में लेके भी हो सकती है, ये अगले दिन भी हो सकती है, ये उससे अगले दिन भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें 3 स्टेप में आपको काम करना है। ये 3 स्टेप क्या है, पहला स्टेप है उनकी क्वेरीज, जो भी उनके सवाल हैं, ठीक है, उनकी क्वेरीज सॉल्व करो। कोई उनकी हेजिटेशन है, कुछ उनका डर है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, उनका प्रोडक्ट अगर खराब निकला तो क्या होगा, उनका प्रोजेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या होगी, कहीं वो पैसा तो नहीं डुबो बैठेंगे, वगैरह वगैरह, कुछ भी, एनी डैम थिंग। अगर उनके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट है तो उनको कुरेद के निकालना, प्यार से हंस के उनके अच्छे एप्रोप्रिएट और सही जवाब देना, ये पहला सवाल हमारा स्टेप है। फॉलो अप में क्या है, सॉल्व द क्वेरीज, उनकी क्वेरीज को सॉल्व करो। दूसरा स्टेप क्या है, सीधा सीधा जब उनको ये जवाब उनकी तरफ से मिल जाए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये मत पूछना क्या इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब मेरा काम पसंद आया ना, मेरी साइट पसंद आई ना, अरे जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो ये ऑब्वियसली है कि आपकी साइट पसंद है, तभी तो उनकी कोई क्वेरी नहीं है, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ बहाना तो बनाते। तो कभी भी अपना चरित्र प्रमाण पत्र सामने वाले से मत मांगो कि जी मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया ना, अरे पसंद है तभी उनकी क्वेरी शांत हुई है, तभी उनके सवाल खत्म हुए। उन अगला सवाल होना चाहिए, सर पेमेंट कैसे करोगे, चेक से या बैंक ट्रांसफर से। आपको पता है हम कैश नहीं डील करते, ठीक है, 2 ही साधन है। पेमेंट सर कैसे करोगे, बैंक ट्रांसफर से या चेक से, सिंपल 2 सवाल, केवल 2 सवाल। अगला तो 2 में से कोई एक चुनेगा 99%, या चेक से दूंगा लेकिन मैं 2 दिन बाद का चेक दे सकता हूं, कोई बात नहीं सर चलेगा, चेक से दूंगा लेकिन यार अभी मेरे पास टोकन डाल दो, 1 लाख रुपए डाल दो खाली बस, कोई दिक्कत नहीं सर, आप पहला बताइए, दूसरे पेमेंट की आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आस्क द पेमेंट, दूसरा स्टेप क्या है, क्वेरी सॉल्व करने के बाद आस्क द पेमेंट। और पेमेंट कैसे पूछना है, 2 ही सवालों से, सर पेमेंट कैसे करेंगे, चेक से या बैंक ट्रांसफर से, कोई तीसरा सवाल मत करो, रट लो, चेक से या बैंक ट्रांसफर से, कोई तीसरा सवाल नहीं। ये मत पूछना सर पेमेंट कैसे करोगे, अब रुक गए, अब वो रिसर्च कर रहा है, बोले यार मैं सोच के बताऊंगा कैसे करूंगा, ठीक है ना, ना सोचने नहीं देना, सोचने के लिए तो पहला मौका था ना, क्वेरीज निकाल रहे थे जब आप,
तब उनको मौका दे रहे थे सोचने का, अब नहीं देना। जब उन्होंने कह दिया कोई क्वेरीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब आपका अधिकार है कि अब आप उनके बिहाफ पे डिसीजन लेने में उन्हें मदद करो। तो दो सवाल सिर्फ, पेमेंट कैसे करोगे, चेक से या बैंक ट्रांसफर से। अगला, जब पेमेंट का तय हो जाए कि सर थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है मेरे को, फॉर्म निकालो, केवाईसी पूरी करो, ठीक है, फॉर्म फिलअप कराओ, जल्दी में है खाली साइन करा लो, ठीक है, और फोटोकॉपी ले लो। फोटोकॉपी भी नहीं है तो फोटो खींच लो, उनसे फोटोकॉपी आप निकलवा लोगे, ठीक है, कि अपना पैन कार्ड, आधार वगैरह मैं डिटेल भर लूंगा, ठीक है। आप उनका नाम जरूर ऊपर लिख देना, कहीं उनको ये ना लगे कि यार उनके साइन पे कहीं कोई दूसरा नाम ये ना चढ़ा दे, केवल एक नाम जरूर उनका लिख दो, नाम लिख दो, उनके साइन करा लो, और बाकी का डिटेल आप बाद में भर सकते हो, फोटो खींच लो या फोटोकॉपी लो, केवाईसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में फॉलोअप होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला क्वेरीज को सॉल्व करो, दूसरा पेमेंट के लिए पूछो 2 सवालों के अंदर केवल, पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक से या बैंक ट्रांसफर, तीसरा उनसे केवाईसी, सॉरी दूसरा ही है, पेमेंट्स और केवाईसी ये एक ही स्टेप है, और तीसरा जब पेमेंट और केवाईसी मिल जाए तो साथ के साथ सर 2 रेफरेंसेस आपसे चाहिए, ये है तीसरा, क्या चाहिए सर, 2 रेफरेंसेस चाहिए आपसे। वो किस लिए सर, थोड़ा सा काम धंधा आगे बढ़ाऊंगा सर, आपकी मदद मिल जाए। अब क्योंकि पेमेंट उनसे ले चुके हो, उनका केवाईसी कंप्लीट कर चुके हो, तो वो आसानी से आपकी हेल्प करेंगे। तो फॉलोअप फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 स्टेप में फॉलोअप होगा। पहला स्टेप सॉल्व द क्वेरीज, दूसरा स्टेप आस्क द पेमेंट एंड फुलफिल द केवाईसी। पहला स्टेप क्वेरी सॉल्व करो, दूसरा स्टेप पेमेंट डिमांड करो और केवाईसी कंप्लीट करो, तीसरा स्टेप रेफरेंसेस मांगो। और अगर ये तीनों स्टेप में आपने फॉलोअप किया तो यकीन मानिए जिंदगी में कभी कॉन्टैक्ट्स की कमी नहीं रहेगी। वो बंदा काम करे ना करे, लेकिन आपको काम करने के लिए आपके लायक हमेशा एक बंदा क्लोज किया 2 नए मिल गए, एक बंदा क्लोज किया 2 नए मिल गए, एक बंदा क्लोज किया 2 नए मिल गए। आपकी लिस्ट अगर आज 200 लोगों की है तो 2 साल बाद ये 2000 लोगों की नजर आएगी। आप भाग भी नहीं पाओगे, इतना आपके पास सर्कल हो जाएगा। लेकिन गलती क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं हमें, या तो हम क्वेश्चन ही नहीं करते, फॉलोअप ही नहीं करते, फॉलोअप करते हैं तो बस खाली पेमेंट ली और भाग लिए, है ना, अंदर से वो गुब्बारे फूटने लगते हैं, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, 5% मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, भविष्य का भूल जाते हैं। अरे अभी के अभी भविष्य के टोकरे अभी से सजा लो। एक को क्लोज किया है, 2 ओपन डोर खोलो, एक डोर क्लोज किया है, 2 ओपन डोर अभी खोलो, साथ के साथ खोलो। एक मीटिंग क्लोज करी है, अगली मीटिंग तय करो। ये तरीके हैं। मीटिंग खत्म कभी भी दूसरी मीटिंग की शुरुआत से होनी चाहिए। जब भी कोई मीटिंग खत्म हो तो वो दूसरी मीटिंग की शुरुआत के साथ होनी चाहिए। ये मीटिंग अगली मीटिंग का, ठीक है ना, उसका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। और चौथा और आखिरी, इस चीज के लिए हमने आज 4 स्टेप्स पे बात करनी थी टू अचीव द ड्रीम। तो चौथा, पहला क्या था, लर्निंग, दूसरा क्या था, रिटन प्लानिंग करना आपको, जो मैंने 6 तरीके से बताई, ठीक है, तीसरा क्या था, एक्शन प्लान ABC, यानी जिसमें आपको 6 से 10 घंटे डेली, 5 से 6 दिन वीक में, और 3 लेवल पे आपको एक्शन करना था। पहला कॉल्स करनी है हर रोज, दूसरा अपने प्रोजेक्ट शेयर करने हैं, साइट विजिट करानी है, या प्रोडक्ट या प्लान को डिटेलिंग करना है, और तीसरा उनका प्रॉपर फॉलोअप करना है। चौथा है कि जितना काम आपने अब तक किया है ना, पिछले 1-1.25 घंटे में हम लोग आपसे बातचीत की है, इस सबको अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया, अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो चौथा आपको काम एक जरूर करना है। वो है जो मैंने तीसरी ताकत आपको बताई थी। मैंने 3 ताकत आपको बताई थी ना, क्या थी, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, और तीसरी ताकत बताई थी पावर ऑफ एनालिसिस। तो जो चौथा काम है ये है डेली के डेली 15 मिनट कम से कम अपने रूटीन को एनालाइज करने के लिए निकालो। हफ्ते में आधा घंटे पिछले 6 दिन के काम को एनालाइज करने के लिए निकालो। महीने में 1 घंटा पूरा महीने के काम को एनालाइज करने के लिए निकालो।
और क्वार्टरली कम से कम आधा दिन पूरे 3 महीने के काम को एनालाइज करने के लिए निकालो, और साल में एक पूरे दिन छुट्टी लेके सुबह से शाम तक 10 घंटे लगा के पूरी पिछली साल के विषय में अपना आकलन तैयार करो, अपना एनालिसिस तैयार करो। क्या? 3 सवालों से। वो 3 सवाल क्या है? व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट शुड आई डू। क्या किया है पिछले एक दिन में, या एक हफ्ते में, या एक महीने में, या एक क्वार्टर में, या एक साल में? क्या कर रहा हूं अभी और क्या मुझे करना चाहिए, यानी अंतर कहां है? जो लक्ष्य मैंने लिया था उसमें अगर मैं पिछड़ रहा हूं तो क्या अंतर है? किन चीजों को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, किन चीजों को मुझे हटाना पड़ेगा अपनी आदतों में से, अपनी प्रैक्टिस में क्या चीजें घटानी है, क्या बढ़ानी है, इसका पूरा आकलन करो। और ये कैसे करना है? रिपीट कर रहा हूं, एनालिसिस डेली 15 मिनट अपने काम को दो। कब देना है? प्लानिंग के लिए रात का समय भी अच्छा होता है, सुबह का समय भी अच्छा होता है, लेकिन एनालिसिस के लिए केवल रात का समय अच्छा होता है, सुबह नहीं। कब करना है एनालिसिस? रात को बेड पे जाने से पहले 15 मिनट अपने पूरे दिन के काम पे, पूरी लिस्ट जो आपने बनाई थी लिस्ट, उस पे ध्यान से देना है। 15 मिनट नहीं, शायद 5 ही मिनट लगेंगे आपको, ठीक है? जहां कमी हुई है वो नोट करो, अपने आप से कमिटेड हो, ठीक है ना? अपने लिए कुछ तैयार करो, प्लानिंग तैयार करो, और फिर आराम से जाके सो जाओ, ठीक है? सेल्फ टॉक पढ़ के, ग्रेटिट्यूड्स अपने भगवान को देके, खुदा को देके, अच्छी नींद नहीं आती है तो कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुनते हुए आप सो सकते हो। आप सोने की प्रक्रिया आप जानो कैसे करनी है, लेकिन सर सोने से पहले एनालिसिस जरूर करना। 15 मिनट, 5 से 15 मिनट रोज, 15 से 30 मिनट हफ्ते में, ठीक है? 1 से 2 घंटा क्वार्टरली, और ईयरली 1 दिन, पूरा दिन लगा के। अभी कुछ दिन पहले मैं स्पेशली 2 दिन के लिए एक होटल में गया, खाली अपनी बहुत सारी पेंडेंसी, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए स्पेशली गया, और मैंने बच्चों को कह दिया मेरे कमरे में एंट्री नहीं होगी आपकी, केवल रात को डिनर के टाइम पे मैं बच्चों से मिलता था। सुबह 7 बजे से लेके और रात को 8 बजे तक मैं अकेले कमरे में बंद रह के पूरी प्लानिंग करके आया। अगले 2 साल का दृश्य अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। मेरे पास टॉपिक्स हैं, मेरे आर्किटेक्ट से बात करने के लिए, मेरे इंजीनियर से बात करने के लिए, मेरे पास टॉपिक है आपसे बात करने के लिए, मेरे पास टॉपिक है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो थोड़ी सी धुंधली हो रही थी आज से 4 दिन 5 दिन पहले, हफ्ते भर पहले धुंधली हो रही थी। मैं कंफ्यूज था, मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे को लग रहा था यार बहुत सारी चीजें मैं समेट नहीं पा रहा हूं, लेकिन अब लगने लगा है बहुत क्लियरिटी है एकदम से। ये पावर है एनालिसिस की। अगर खुद को हम समय देना शुरू करें, फिर रिपीट कर रहा हूं, कितना समय चाहिए अपने आप को तोलने के लिए? कितना चाहिए? रोज के 5 से 15 मिनट, हफ्ते में आधा घंटा, 3 महीने में 1 से 2 घंटा, साल में 1 दिन। इतना भी अगर हम अपने आप को तैयार करने के लिए नहीं दे रहे हैं, और फिर हम शिकायत करते हैं सर 2 साल हो गए आरएमई करते करते अभी भी मैं जूझ रहा हूं। आप इसलिए जूझ रहे हो कि आपने अपनी कुल्हाड़ी को पलट के देखा ही नहीं है कि वो कुल्हाड़ी की धार न जाने कितने सालों से ऐसी की ऐसी इस्तेमाल करे जा रही। शार्प तो करो अपनी काबिलियत को, अपनी मेहनत को अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग पे जोर तो डालो, कुछ बेहतर प्लानिंग तो करो, कुछ आदतें तो बदलो। आदतें हम बदलने को तैयार नहीं है, भविष्य हमें बदलना है। प्रैक्टिस हम वही करेंगे जो सालों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन भविष्य हमें बदलना है। कमिटमेंट हमारा उतना ही कमजोर रहेगा, लेकिन भविष्य हमें बदलना है। जिद नाम पे सिर्फ बच्चों की जिद घर में चलेगी, हमारी जिद चलेगी नहीं। काम में हम बच्चों से भी पीछे हैं। बच्चे फिर भी मन लगा के, मजबूरी में ही सही, स्कूल में 4 घंटे 6 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अपने काम में बरसाती मेंढक की तरह है। माहौल अच्छा है तो बल्ले बल्ले, माहौल खराब है, लोगों ने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम डिप्रेशन में आ गए। कंसिस्टेंसी नाम की चीज नहीं है, मोटिवेशन नाम की हमारे चीज गायब हो चुकी है। कौन मोटिवेट करेगा, कौन आग लगाएगा? आप कोई लकड़ी हो जिसमें कोई दिया सलाई आके आग लगाए?
आप एक जिंदा इंसान हो, और जिंदा इंसान को जितनी बुरी तरीके से आपका ड्रीम आग लगा सकता है, आपकी चाहतें आग लगा सकती हैं दूसरा आदमी, मेरे से आप कुछ पल के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए मेरी बातें सुन के मोटिवेट रहोगे, उसके बाद लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। अगर जिंदगी भर की आग अपने अंदर डालनी है, जो मैं जिस तरीके से अपने आप को जलाता हूं, वो सिर्फ है अपनी हसरतों की लिस्ट बनाओ, उनको डेट डालो, उनको शेप दो, उनकी डिटेलिंग करो, अपने एक्शन प्लान पे आने से पहले प्लानिंग करो, और अपनी प्लानिंग की बार बार एनालिसिस करो, अपने काम का एनालिसिस करो, एक्शन प्लान के लिए कमिटमेंट दो अपने, ठीक है ना, अपने लक्ष्य डिसाइड करो, ये सब करना है। अब ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन आखिरी 5 से 7 मिनट में एक टॉपिक को दोबारा से उठाना चाहूंगा जिसके लिए सेशन दिया गया, वो है लक्ष्य, गोल। देखिए, लक्ष्य में और सपनों में इतने सेशन के बाद, इतने टाइम के बाद, और आज से पहले भी बहुत सारे सेशंस आपने अटेंड किए, मेरे भी अटेंड किए, और बहुत सारे लोगों के आपने यूट्यूब पे या दूसरे तरीके से सेशंस अटेंड किए हो, मुझे पूरे भरोसा है। तो जितने भी अच्छे सेशंस आपने अटेंड किए, उनमें लक्ष्य और ड्रीम, सपने में क्या फर्क बताया जाता है? सपना वो है जो ख्याल है, और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को, जैसे आज के सेशन में भी हमने बताया कि उस सपने को जब हम एक आकार देते हैं, जब एक प्रकार देते हैं, एक शेप देते हैं, एक रंग देते हैं, एक एक एक, एक उसको कागज पे उतारते हैं, उसमें डेट डालते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें गणित लगाते हैं कि कितनी कॉस्ट में आएगा और कितने दिनों में क्या करके मेरे को यह हासिल होगा, तो ये सपना हमारा लक्ष्य बन जाता है, ये टारगेट बन जाता है। सड़क पे चलने वाले गोल्ड मेडल नहीं जीतते, उस ट्रैक पे दौड़ने वाले गोल्ड मेडल जीतते हैं, जिन्हें ट्रैक पे अगला उनका लक्ष्य दिखाई दे रहा होता है कि जो रेड रिबन है ना, इस रिबन को सबसे पहले मुझे जाके टच करना है, तो उनका लक्ष्य क्लियर है, उनका वो जो भागने की रेस है, वो जो ट्रैक है, उसका एक एक मिलीमीटर उन्हें पता है कि उन्हें कितनी दूरी तय करनी, उन्हें पता है कि उनसे पहले अगर गोल्ड मेडल किसी ने 10 सेकंड में लिया है, तो उन्हें 9.99 सेकंड में ये दौड़ हासिल करनी होगी अगर उसका रिकॉर्ड उन्हें तोड़ना है। दिस इज कॉल्ड मेजर्ड ट्रैक, मेजर्ड एफर्ट्स, कैलकुलेटेड एफर्ट्स। तो ये सब चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें आप लक्ष्य डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। व्यक्तिगत तौर पे कितने स्पॉन्सर आज तक आपने किए हैं, कितने लोगों को स्पॉन्सर किया है? पहला सवाल अपने आप से करो, कितने लोग? सपोज किसी ने 2 किए हैं मात्र, तो 2 से दुनिया जीती जाएगी। सिकंदर जब कत्ल करने के लिए चला था, तो हजारों लाखों लोगों की सेना लेके चला था। हम तो आबाद करने के लिए निकल रहे हैं। हमारा उद्देश्य तो ना खुद केवल अपने सपनों को पूरा करना है, बल्कि हमारे टीममेट्स के सपनों को भी पूरा करना है। बल्कि उल्टा है, जब हमारे टीममेट्स के सपने पूरे होंगे, तब जाके हमारे सपने पूरे होंगे। तो ये तो बहुत नेक इरादा है, ये तो बहुत नेक ड्रीम है आपका। अगर आप अपने लिए कुछ हासिल करना चाहते हो, तो गणित ये कहता है कि आप अपने से पहले अपने टीम के लोगों के छोटे छोटे सपने पूरे करा दो, आपका बड़ा सपना अपने आप पूरा हो जाएगा। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले ये सवाल करना है कि अभी तक कितने लोगों को आप अपने बिजनेस में लेके आए हो, कितने लोगों को स्पॉन्सर किया है? 2 को किया है तो 10 को क्यों नहीं किया? 10 को किया है तो 20 को क्यों नहीं किया? अब ये कब तक स्पॉन्सरिंग करनी है और कितने लोगों की स्पॉन्सरिंग करनी है? कुछ लोग कहते हैं मैंने 50 लोगों को स्पॉन्सर किया है। मैं तरुण जी का आज फ्री देख रहा था, तरुण जी ने अभी तक 50 से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर किया है। आई एम हैप्पी। आज अगर वो इतने अच्छे मुकाम पे हैं, आज संजय जी, राकेश जी या मुनव्वर जी अगर अच्छे पोजीशंस एक्वायर कर रहे हैं, तो मैं उनकी पर्सनल ट्री देखता हूँ, इन लोगों ने बहुत लोगों को स्पॉन्सर किया है। इनको भी कहूंगा अभी और आगे जाना है, और इनकी सभी टीमों को भी कहूंगा कि आप लोगों को इनके भी रिकॉर्ड तोड़ने हैं। अगर इन्होंने 50 किए हैं तो आप 75 करने की कोशिश करिए, इन्होंने 75 किए तो आप 100 लोगों को स्पॉन्सर करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि जानते हैं जितने लोगों को आप बिजनेस में लेके आएंगे, सब के सब लोग एक्टिव नहीं रहेंगे। मोर देन 90% लोग सो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, 10% लोग एक्टिव रहते हैं, और 10% में से भी 10% लोग लीडरशिप तक पहुंचते हैं, अल्टीमेट लीडरशिप तक पहुंचते हैं, जो आपके सपनों का महल है उसकी बुनियाद बन पाएंगे। तो 10% लोग एक्टिव रहे, और एक्टिव लोगों में से 10% लोग लीडर बने।
तो कितना रेशो आ गया? 1। वेरी गुड। एक सुपर लीडरशिप मिलेगी, 100 लोगों को स्पॉन्सर करोगे, एक सुपर लीडरशिप मिलेगी। तो आप कहोगे इतने लोग कहां से लाऊंगा? मैं पहले फॉर्मूला बता चुका हूं। फॉर्मूला क्या है? कौन कहता है कि ये, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखिए, ये मैंने सपोज करो एक एक्स व्यक्ति को स्पॉन्सर किया इस कंपनी में, रियल स्टोरी बता रहा हूं। एक एक्स व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, उस एक्स व्यक्ति ने एक वाई व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, उस वाई व्यक्ति ने एक जेड व्यक्ति को स्पॉन्सर किया, और उस जेड व्यक्ति ने तरुण जी को स्पॉन्सर किया। अब ये एक्स वाई जेड तीनों भाग गए, तीनों भाग गए, तरुण जी मिल गए। ऐसा ही एक ए व्यक्ति आए कंपनी में, उन्होंने बी को स्पॉन्सर किया और इस बी का नाम था संजय चंद्रा राकेश गर्ग। ये ए भाग गए, मेरे को बी मिल गए। जानते हैं क्यों? रेफरेंस काम करते हैं, रेफरेंस काम करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ए रुके न रुके, एक्स रुके न रुके, जेड रुके न रुके, आप उसके भागने से पहले रेफरेंस कब्जा लो। और ये प्रैक्टिस कब से शुरू करो? आप ध्यान करो, मैंने जो स्टेप बताए थे, सक्सेस के स्टेप बताए थे, जब से व्यक्ति इन होता है तभी से प्रैक्टिस शुरू करो। यानी जब उसने अपना फॉर्म भरा, जब उसने अपना पहला पेमेंट दिया, तभी रेफरेंस मांगने की प्रैक्टिस करो। जब आप रेफरेंस वहीं से बनाने शुरू करोगे तो आपको 100 क्या, इस बिजनेस में 1000 लोग लाने में कामयाबी मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? एग्री? एग्रीड? क्योंकि लोग क्या है, आपके अगर 100 लोग भी हैं तो उन 100 से आपने कम से कम 200 लोग पैदा कर लिए, उन 100 से 200 लोग पैदा कर लिए, तो टोटल मिला के तो 300 लोग हो गए। अब इन 300 में से प्रयोग कैसे करना? वही, ये नहीं काम करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा। आप उसको सोने से पहले रेफरेंस लेके आगे बढ़ जाते हो, अगले लेवल पे पहुंच जाते हो। वो सोए उससे पहले रेफरेंस ले लो, ठीक है? तो आपको 100 कम से कम लोग स्पॉन्सर इस बिजनेस में करने चाहिए, मिनिमम 100 लोग स्पॉन्सर करने चाहिए। मैं अल्टीमेट रिजल्ट बता रहा हूं। कुछ लोगों को 10 लोगों को स्पॉन्सर करके सक्सेस मिल सकती है, जिसका नाम है विक्रम सिसोदिया, देखिए ना। और कुछ लोगों को 100 लोगों को स्पॉन्सर करके भी सक्सेस हो सकता है, कम मिले, जिसका नाम कोई भी हो सकता है। अब मुझे 10 लोगों को स्पॉन्सर करके भी सक्सेस मिल गई, क्योंकि मैं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रैक्टिस हूं। जिस व्यक्ति को 100 लोगों को स्पॉन्सर करने से भी सक्सेस नहीं मिली, उसका वजह हो सकती है कि वो मेरे से कम ऑर्गेनाइज हो, बेहतर प्लानिंग ना हो, स्किल कहीं ना कहीं अभी वीक पड़ रही हो। तो वो चैप्टर अलग है कि कितने लोगों को स्पॉन्सर करना है। अल्टीमेट गोल बता रहा हूं, अल्टीमेट गोल है 10/10। ये क्या है? 10/10। पहले भी एक ट्रेनिंग में मैंने बताया था, 10/10 का रूल फॉलो करो। 10 लोगों को, आपको ऐसे 10 लोगों को स्पॉन्सर करना है, या तो वो या उनके दिए हुए कोई व्यक्ति। जैसे मैंने बताया था ना, एक्स ने वाई को स्पॉन्सर किया, वाई ने जेड को किया और जेड ने तरुण जी को किया। एक्स वाई जेड तीनों भाग गए, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जो ढूंढना था मैंने ढूंढ लिया, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ ए ने बी को किया, ए भाग गया, बी को पकड़ लिया, ठीक है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो जिसे मैं लेके आया हूं वो मेरे साथ रहता है या उसका रेफरेंस रहता है, मेरे को तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई ना। तो इतना स्मार्टली काम करके आपको क्या करना है, 10 ऐसे एक्टिव लोग अपने साथ इंडिपेंडेंट बनाने हैं, या तो वो डायरेक्ट आपसे स्पॉन्सर हो या आपकी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे दूसरी जनरेशन से आए या 10वीं जनरेशन से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने इसको किया, उसने उसको किया, उसने उसको किया, उसने उसको किया, और तब जाके आपको एक हीरा मिल गया, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन कितने लोग? कम से कम 10 लोग मिनिमम ऐसे ढूंढो जो आपके बिजनेस में आपने स्पॉन्सर किए हो या आपके स्पॉन्सर किए हुए लोगों ने स्पॉन्सर किए। और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में 10 चाहिए। कैसे चाहिए? ये चाहिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। बाइनरी में चाहे लेफ्ट हो राइट हो, लेकिन ये 10 अलग अलग वो विंग हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने आपका फाउंडर क्लब पूरा मेंटेन किया है।
पूरी फाउंडर क्लब की पूरी प्लानिंग हमने की है, ठीक है ना। एफपी पॉइंट आप जिसके ऊपर वो करते हो, वैसे तो इसका टारगेट मैंने तरुण जी, संजय जी, राकेश जी की वजह से बढ़ा के अब 20 कर दिया है, लेकिन आपके लिए अभी 10/10 बहुत, ठीक है ना। आगे जब 10/10 अचीव कर जाओगे तो 20 तक पहुंचने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। 10/10 करने पे भी मेरा चैलेंज है कि अगर आप अपने 10 स्पॉन्सर किए हुए लोगों को फ्रीडम अपना ये फाउंडर क्लब का मेंबर हर साल बना लेते हो, हर साल 10 डायरेक्ट लोगों को, तो आपकी साल की इनकम कम से कम 5 करोड़ कंपनी से हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज। कितना? 10 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, फाउंडर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, आपका स्पॉन्सर किया वो बंदा या उसकी डेप्थ से, ऐसे ही दूसरा स्पॉन्सर किया वो भाग गया, उसकी डेप्थ से कहीं से पकड़ लो। 10 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आप फाउंडर क्लब में बंदों को लेके आओ, ठीक है। और नीचे 10/10 का मतलब क्या होता है? नीचे क्या है? ये ए है, ये फाउंडर हो गया, इसके नीचे बी है, ये फाउंडर हो गया, इसके नीचे सी है, ये फाउंडर हो गया, ऐसे ही। तो 10 डायरेक्ट और 10 बंदे नीचे हर ऑर्गेनाइजेशन में। 10/10 का रूल फॉलो करो एंड यू आर फाइनेंशियली फ्री। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी तरुण जी, संजय जी, राकेश जी को भी कई साल अपने आप को भट्टी में झोंकना पड़ेगा, आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट मेरा भरोसा कीजिए, अगर इस दुनिया में हर वो चीज खरीद के अपनी लाइफ में अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को देना चाहते हो जो इस दुनिया में कोई भी दे पाता है, तो ये मात्र बहुत छोटी सी कीमत है उसको हासिल करने के लिए। 10x10, 10 विड्थ और 10 डेप्थ। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक के नीचे एक 10 लीडर्स आपको पैदा करना है, वहां तक मेहनत करनी है। कितनी मेहनत है? 5 इयर्स प्लान है केवल। अगर जो मैंने आज स्टेप्स बताए हैं 5 साल तक आप ये स्टेप्स फॉलो कर लो, मेरे से साइन करा लेना। अगर इन स्टेप्स को आप वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली या क्वार्टरली, एनुअली अगर एनालाइज करते हो, इन पे फॉलो करते हो, एग्जीक्यूशन करते हो, तो 5 साल के अंदर अंदर ये 10/10 का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसका मतलब साल का 5 करोड़ रुपया कम से कम होता है। ये 50 करोड़ तो हो सकता है, बट मिनिमम 5 करोड़ का चेक मेरे से ले लीजिए अगर इससे कम हो, गारंटी है। और 5 करोड़ साल का सर, गारंटी है आपको दुनिया में ना घूमने के लिए अपनी जेब से खर्च करना है। कंपनी आपको अपने लाइक डायरेक्टर्स, ठीक है ना, की तरह पूरे विश्व भर में घुमाएगी आपके परिवार को। ना आपको फॉरेन ट्रिप्स पे कोई पैसा खर्च करना है, ना डोमेस्टिक ट्रिप पे पैसा खर्च करना है, ना मीटिंग्स में आने जाने के लिए आपको टिकट्स खरीदने हैं। कंपनी ही आपको वहां स्पॉन्सर करेगी हर जगह पे, क्योंकि आप कंपनी का चेहरा बन चुके होगे, आप कंपनी की कहानी बन चुके होगे। तो कंपनी का खुद स्वार्थ होगा कि आपकी कहानियां नए लोगों तक पहुंचाई जाए, ठीक है ना। तो आपको उस 5 करोड़ में से 5 रुपए भी शायद खर्च ना करने पड़े अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ये वो रॉयल्टी होगी जिस रॉयल्टी को, शायद बड़ी बात कह रहा हूं कि आज लता जी या तेंदुलकर साहब भी शायद उसे एंजॉय ना कर पा रहे हो अपने रिटायरमेंट के बाद, लेकिन आप इसे एंजॉय कर सकते हो बिकॉज दिस इज बिजनेस। आप बिजनेस में हो, किसी स्पोर्ट्स में नहीं हो। स्पोर्ट्स की, गायकी की, कलाकारी की एक उम्र होती है, बिजनेस की कोई उम्र नहीं होती। बिजनेस हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाता है, दूसरे से तीसरी जनरेशन पे जाता है। धीरू भाई ने जो किया था उसको बढ़ाने में एक काबिल इंसान ने, 2 भाइयों को वो बिजनेस मिला, इक्वल मिला, तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी काबिल नहीं थे, खो दिया। मुकेश अंबानी काबिल थे, बढ़ा दिया। तो बिजनेस ही केवल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बनाई हुई रॉयल्टी केवल आपके, अगर अगली पीढ़ी काबिल आ गई, उसको आपने अच्छी परवरिश दे दी, तो बढ़ाएगी ही, घटेगा नहीं। गायकी में ये लता जी के बाद किसी को नहीं जाएगा। तेंदुलकर साहब की रॉयल्टी, तेंदुलकर के साहब के शायद अब भी ना आ रही हो, थोड़ी बहुत आ रही हो, बुढ़ापा होते होते वो खत्म हो जाएगी और अगली पीढ़ी को तो बिल्कुल नहीं जाएगी। रोहन गावस्कर उदाहरण है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टार जो सन्स हैं, डॉटर्स हैं, वो उदाहरण है, एग्जाम्पल है। लेकिन बिजनेसमैन के बेटे को कम से कम शुरुआत में तो एम्पायर मिलता ही मिलता है, बाद में वो संभाल पाए ना संभाल पाए, लेकिन आप एज अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करते हो।
कि बहुत बड़ा क्षेत्र है काम करने के लिए। मेरा आपको फिर दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, आपने हर क्षेत्र में जितने स्पॉन्सर की हैं, रिक्रूटमेंट्स की हैं, उनका लक्ष्य बनाओ कि आपको इस महीने में 1 या 2 नए बंदों को स्पॉन्सर करना है, ठीक है ना। इतना वॉल्यूम मेरा पिछले महीनों से चल रहा है, पूरा एनालाइज करो। आपका पास अगर रिपोर्ट नहीं है, निकालनी नहीं आती, अपने सीनियर से पूछो कि मेरा पिछले 3 महीनों में मंथली इतना वॉल्यूम था, तो मेरा जनवरी की क्लोजिंग मुझे इतनी करनी है। बढ़ा के कम से कम 20 से 25% महीने की ग्रोथ का टारगेट लो। अगर आपने पिछले महीने 1 करोड़ का टारगेट किया था, तो इस महीने कम से कम 1 करोड़ 20 लाख या 1.25 करोड़ से ऊपर टारगेट हासिल करो। अगले महीने इस 1/20 का 20 से 25% अगले का टारगेट लो, और 7 महीने में आप देखोगे कि आपका टारगेट 3 गुना हो जाएगा। जो मैंने मीटिंग के शुरुआत में कहा था कि 7 महीने केवल 20 से 25% ग्रोथ, और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उन स्टेप्स को आप एग्जीक्यूट करो और 3 गुना बिजनेस होगा, केवल 20 से 25%। अगर किसी ने 10 लाख किया है, वो इस महीने 10 लाख की जगह अगर 12 से 13 लाख भी क्लोज करेगा, और फिर अगले महीने 12 लाख का 20% 25% आगे ग्रोथ लेगा। इतनी धीमी रफ्तार से भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने 10 लाख किया था 50 लाख करो इस महीने, कर देते हो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। बड़े ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक ग्राउंड लेवल रियलिटी भी अपने सामने रखो कि अगर मैंने 20-25% भी मैंने ग्रोथ हासिल कर ली, तो ये भी मिरेकल कर सकती है मात्र 7 महीने में। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जब ये मीटिंग खत्म होगी तो जरा गणित लगा के देख लीजिएगा कि 100 का 120 हुआ, 120 का 20 कितना हुआ, और फिर उसका 20% कितना हुआ, और फिर उसका 20% कितना हुआ। मैजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। छोटी सी ग्रोथ लेनी है, लेकिन ये कब हो पाएगी, ये कंसिस्टेंसी, ये रेगुलर ग्रोथ कब हो पाएगी, जब रोज के रोज हम अपनी प्लानिंग को लिखें, उस पे एग्जीक्यूशन करें, उसका एनालिसिस करें, और अगर कोई कमी रह गई है तो अगले दिन और शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ अपने एग्जीक्यूशन पे लग जाए। हम पलट के ही तब देखते हैं जब चारों खाने चित्त गिर जाते हैं, जब पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं, तब पलट के देखते हैं। तो या तो तब ठीकरा किसी के सर पे फोड़ते हैं, अपलाइन ने मदद नहीं किया, कंपनी ने मदद नहीं किया, प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम आ गई, उस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ गई, है ना। या तो ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ते हैं, और या खुद को ही गुनहगार मान लेते हैं, यार मैं हूं ही इस काबिल, मेरे तो भाग्य में ही कुछ नहीं। तो 2 ही तरीके से आदमी अपने आप को संतुष्ट करता है, या तो अपना ठीकरा दूसरे के सर में फोड़ के, या अपने आप को ही कल्प्रिट मान के, और दोनों ही स्थिति घातक है। आप खुद को अगर नाकाबिल समझ रहे हो, तो फिर कहूंगा हर बच्चा जो मां की कोख से पैदा हुआ है, उसे सिर्फ रोना कुदरत ने सिखाया था, हंसना भी हम ऐसे कर करके खुद सिखाते हैं बच्चे, उसे हंसना भी नहीं आया था। याद करो, आपको आपका जन्म याद नहीं है, लेकिन आपके परिवार में जिस भी बच्चे का जन्म हुआ है, याद करो जब भी वो गर्भ से बाहर आता है तो कुदरत केवल एक चीज सिखाती है, रोना। बाकी हम सिखाते हैं उसे हंसना, बोलना, चलना, फिरना, लड़ना, जूझना, ठीक है ना, पढ़ना, पढ़ाना, हासिल करना, सब कुछ तो हम सिखाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं होता, सब करना पड़ता है। तो ना आप खुद को दोष दोगे और ना किसी दूसरे को दोष दोगे, बल्कि लर्निंग फेज में आओ। जो मैंने बेसिक्स आज बताए हैं, अगर आपने नोट्स किए हैं, उनको बस 2 मिनट के लिए हर रोज उन्हें पढ़ लेना कि इनमें से कोई बेसिक मेरा अधूरा तो नहीं है, कहीं मेरी कोई प्लानिंग अधूरी तो नहीं है, कहीं मेरी निगाह से कोई चूक तो नहीं रहा है। और जैसे मैंने कहा कि डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, अगली मीटिंग में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों की 5 साल तक की प्लानिंग मैं आपके साथ करके और उनसे करवा के आपके साथ शेयर करूं। फर्स्ट वीक में जो मीटिंग होगी, तो मैं कुछ लोगों को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना, जिनका मुझे लगेगा कि उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को बात करके। उन 2-4 लोगों की अगले 5 साल तक की लक्ष्य में आप लोगों के सामने एक्सपोज करूंगा। और इस लाइन में जो लोग भी चाहते हैं कि उन्हें मैं एज ए रोल मॉडल बाकी के सब लोगों के लिए सामने रख पाऊं, तो अपनी अपनी प्लानिंग करनी शुरू करिए। 1 दिन की नहीं, 1 हफ्ते की नहीं,
इस महीने की नहीं बल्कि अगले 5 साल तक की प्लानिंग करिए। ड्रीम देखिए कि अगले 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। आज तक क्या काम किया है, आज क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। इन तीनों सवालों के जवाब अपने आप को दीजिए, ठीक है। और मैं सिर्फ आज के सेशन में इतना ही कहूंगा, प्लान वेल एंड अचीव, ठीक है। अच्छे से प्लान करो, एग्जीक्यूट करो और एनालाइज करो, ठीक है। कोई कमी रह गई है दोबारा से प्लान करो, दोबारा से एग्जीक्यूट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल हो जाओगे लेकिन कामयाबी अल्टीमेटली लड़ने वाले को मिलती है। कामयाबी हमेशा ना थकने वाले को मिलती है, ठीक है। अथक प्रयास करो, ठीक है। कंसिस्टेंट अपने आप को बनाओ, रेगुलर बनाओ और टारगेट ओरिएंटेड रखो। लक्ष्य के प्रति जो एक किलर इंस्टिंक्ट होती है ना, एकदम जो वो अंदर की जो आग होती है कि मर जाऊंगा लेकिन हासिल करके छोड़ूंगा, वो वाली चीज अपने अंदर रोज जिंदा रखो। वो कर लोगे अगर ये सब चीजें हम रिवाइज करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट।